तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सैम सीएमए क्लासेस। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेटर वीडियो से। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन, मैंने पिछली क्लास में आपको एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया सीएमए यूएसए के ऊपर पूरा। मैंने आपको सारा सब बताया, इसका स्कोप के बारे में, इसकी रेलेवेंसी के बारे में, दूसरे कोर्सेज के साथ इसको कंपेयर करके बताया, दूसरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बॉडी से इसका बताया। हमने एक अच्छा खासा इसका डिटेल इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसके बारे में दिया, बहुत डिटेल में इसके बारे में जाना। तो वैसे, और मैंने आपको उस इंट्रोडक्शन में ये भी बताया कि मैं अपनी क्लासेस को किस स्टाइल से पढ़ाने वाला हूँ, कैसे पढ़ाने वाला हूँ, क्या तरीका होगा मेरी क्लासेस को पढ़ाने का। तो वैसे तो आज मैं उसी से स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बोला पार्ट टू से। मैंने आपको बोला मैं पार्ट टू से स्टार्ट करने वाला हूँ, और पार्ट टू में सेक्शन ए से स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो कि है वो रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर। तो आज से हमारी फुल फ्लैश क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन उससे पहले कि क्लास स्टार्ट हो, एक एलिजिबिलिटी जैसे आप कह सकते हैं, प्री रिक्विजिट जो बहुत ज़रूरी है सीएमए यूएसए को करने से पहले, वो है कैलकुलेटर के बारे में। जी हाँ, इस कैलकुलेटर को कैसे चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको इसके रेलेवेंसी और इसका इम्पोर्टेंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। तो मैं अभी यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर दूंगा थोड़ा सा। मैंने आपको ये बोला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है, आपके टाइम तो ये सेव करता ही करता है। दूसरे कोर्सेज में भी जो आप सोच रहे हैं करने की ग्लोबली, स्पेशली जैसे सीएफए हो गया, सीपीए, एसीसी, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो टाइम तो ये बहुत सेव करेगा सर, क्योंकि हमने डिस्कस ऑलरेडी ही कर लिया है, ताकि 300 क्वेश्चन, कितने मिनट, 3 घंटे का आपका एमसीक्यू का पेपर है, 100 क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। तो अगर आप वो नॉर्मल कैलकुलेटर से करने या मैनुअली करने बैठ गए, फिर तो आपका पूरा पेपर छूट जाएगा। कोई चांस, रिस्क तो आप ले ही नहीं सकते, चांस हम ले ही नहीं सकते इस पे। तो कैलकुलेटर तो आपको लेना पड़ेगा, जितना आप फीस में पैसा दोबारा दे रहे हैं एक पार्ट की, इससे अच्छा तो आप ये कैलकुलेटर ले लीजिए, तो 3 से 4 हज़ार रुपये में आ जाता है। तो मैं अब ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऑलरेडी कैलकुलेटर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख के खरीद लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं इसका यूज समझाने वाला हूँ कि इसके जो ये फंक्शंस हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। देखिए, बहुत सारे फंक्शंस हैं वैसे तो इसमें, और ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, वैसे इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हमारे सीएमए यूएस कोर्स के हिसाब से जो रेलेवेंट टूल्स हैं इसमें, रेलेवेंट फंक्शंस हैं, हम सिर्फ वो यूज़ करने वाले हैं। इससे एक ज़्यादा हम नहीं यूज़ करेंगे। अब मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि बताने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे सीएमए एग्ज़ाम्स में तो यूज़ होंगे नहीं, ना ही आपको बेनिफिट देने वाले। तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। वीडियो को कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करूँगा। तो आज हम एक एक करके सारे जो रेलेवेंट फंक्शंस हैं, जो यूज़ होते ही होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा आपको, मतलब कि बस ये होता है, ऐसा होता है, जैसे सेकंड, ये सेकंड फंक्शन है, ये ऐसे नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन से क्या है, क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे तो जब हम रियल में जब ये कोर्स करेंगे, हम जब चैप्टर्स पे आएंगे, उसमें तो डिटेल क्वेश्चंस होंगे ऑन, उसमें भी हम जब ये कैलकुलेटर यूज करेंगे, तभी आपका हाथ बैठ जाएगा। मतलब एज सच मुझे कोई कैलकुलेटर वीडियो लाने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि बच्चा एक सीएमए यूएस कोर्स करता है, उसको करने से पहले उसको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ों में भी आपकी हेल्प करेगी। तो थोड़ी ना इसी कोर्स में हेल्प करेगी, आगे भी आपके किसी कोर्सेज में हेल्प करेंगे, तो ये वीडियो आपको वहाँ भी हेल्प करेगी। इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही एज अ प्री रिक्विजिट बना दी है, और जब हम कोर्स करेंगे तो उस टाइम भी हम ये चीज़ आपको, मैं वहाँ तो समझाऊंगा ही कि कैसे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो वहाँ तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कैलकुलेटर आपको समझा तो रहा हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, हाथ नहीं बैठेगा तो पेपर में चलेंगे नहीं इस पे, तो फिर क्या फायदा। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल आपका इंसाइट आपके माइंड में आ जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये फंक्शन ऐसे यूज होते हैं, इन फंक्शन का लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको ऐसे यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली फंडा है। तो बताने के लिए तो मैं, क्या है, अभी मेरे हाथ में ये कैलकुलेटर है, तो शायद आपको स्क्रीन में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। जब मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इसका एक सिमुलेटर भी है जो मेरे मोबाइल में है, तो मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगा। इन सभी जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, जो भी फंक्शंस हैं, यही सेम प्लेटफॉर्म, यही इंटरफेस, वही सेम उसमें भी है।
तो आपको ईज़ी हो जाएगा समझना, क्योंकि ऐसा तो शायद आप नहीं देख पाएँगे। फिर भी मैं कैमरे के सामने चीज़ों को ऐसा ऑपरेट करूँगा ताकि आपको दिखे, ताकि आप एक रेफ़रेंस कर सकें कि रियल कैलकुलेटर में ऐसी क्या चीज़ है। बाकी वो जो मेरे पास है सिम्युलेटर, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है? उससे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूँगा और आपको समझ आएगा अच्छा-अच्छा ऐसे मैं कैलकुलेशन कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूँ, इस इंटरफ़ेस का इंट्रोडक्शन दे दूँ, इस यूआई जो भी है ये। देखिए ये है BA2 प्लस टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कैलकुलेटर। आप देख रहे होंगे उसको अपनी स्क्रीन पर। ये कुछ ये सब इसकी कीज़ हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, एक बेसिक मैनुअल कैलकुलेटर है जो हम यूज़ शुरू से करते आ रहे हैं, वो तो है ही। वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर नहीं है, वो बस एक बेसिक कैलकुलेटर है। एक होता है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर्स, वो हमारे किसी काम की नहीं है, ना वो हमें अलाउड है, तो उस पे तो बात ही नहीं करनी। ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर है। बहुत कंपनीज़ बनाती हैं, एचपी बनाती है, ये कैसियो भी बनाती है, और एक अपनी ये बीए टेक्सास, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हम इसी को लेके चलेंगे। इसका प्रोफेशनल वर्जन भी है, लेकिन वो अलाउड नहीं है हमारे एग्जाम्स में। अपने लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसी से ही सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे हमारे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है सीपीटी फंक्शन। ये आप सबसे कॉर्नर पे देख सकते हैं, ये वाला फंक्शन सीपीटी फंक्शन। सीपीटी का मतलब कंप्यूट, कंप्यूटेशन। हमें किसी चीज़ को कंप्यूट करना है, किसी चीज़ को निकालना है, तो हम ये वाला बटन दबाते हैं, ठीक है। आएंगे सेकंड फंक्शन। ये देखिए पूरे कैलकुलेटर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो समझना है ना, वो ये वाला फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, येलो से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्होंने खुद देखो इसको येलो से हाईलाइट कर दिया ताकि बंदे को अलग से इस पे आंक जाए। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने अपना कीबोर्ड तो देखा पड़ेगा, कीबोर्ड देखा होगा, सबके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें आपने कीबोर्ड देखा होगा। कीबोर्ड में एक शिफ्ट फंक्शन होता है। शिफ्ट फंक्शन का क्या यूज होता है? अब हमारा जो कीबोर्ड होता है वो डबल फंक्शन होता है ना, कीज होती हैं उसमें, उसमें डबल फंक्शन होती हैं। जैसे एक फंक्शन है जिसमें उस पे एक अल्फाबेट भी लिखा है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर देखेंगे तो एक सिंबल भी लिखा होता है। जैसे नंबर्स देखेंगे, हमें वन टाइप करना है, लेकिन उसके ऊपर एक डॉलर है, तो डॉलर भी दे रखा है। तो एक ही की में नंबर भी दे रखा है, एक डॉलर भी दे रखा है। अब हम एक बारी में दोनों तो नहीं दबा सकते, तो हम जब एक बार वो नंबर दबाते हैं तो टू हो जाता है। लेकिन अगर सोचिए हमें वो डॉलर दबाना है, तो वो हम कैसे दबाते हैं? वो हम शिफ्ट दबा के टू दबाते हैं, तो वो डॉलर फंक्शन हमारे कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाता है। तो इसे ही कहते हैं डबल फंक्शन की, मतलब एक ही की में दो दो चीजें दे रखी हैं, लेकिन हम एक बारी में तो चीजें वो ऑपरेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? शिफ्ट दबा के वो चीज हम दूसरी वाली जो की है उसे ऑपरेट कर सकते हैं। ये सेम कुछ भी वो मुश्किल है नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि यहाँ भी डबल फंक्शन है। अब क्योंकि इतने ज़्यादा कीबोर्ड दे देंगे, इतने ज़्यादा कीज़ दे देंगे अलग अलग चीज़ों की, तो कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, प्लास्टिक लगेगा, कंपनी का प्लास्टिक जाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, इसको डबल फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो वो एक और इस पर इन्होंने यहाँ एक शिफ्ट की दे दी है। सेकंड कुछ भी नहीं है, ये सेकंड मतलब सेकंड की दबाने के लिए एक बटन है, उसको हम शिफ्ट भी बोल सकते हैं। शिफ्ट है, शिफ्ट दबाएंगे तो हमारा सेकंड बटन एक्टिवेट हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। ये पूरी की पूरी जो है ये अपनी कैश फ्लो निकालने के लिए टाइम सीरीज जो होती है हमारी, टाइमलाइन होती है, तो उसकी है ये, उसकी रो है। तो हमें जब जैसे कैश फ्लोज हम जैसे मैंने आपको बोला सेक्शन सी में, तो हम इस पे पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू देंगे, मतलब पूरा पढ़ेंगे उसको डिटेल में, तभी हमारे बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो वहाँ तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये एनपीवी क्या होता है, आरआर क्या होता है, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ये सेम चीज़ मुझे सेक्शन ई में आपको बतानी है। मेरा पर्पस जो आज का है बस वो कैलकुलेटर कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपने कैलकुलेटर ले लिया होगा, जब है ही नहीं कैसे करोगे, तो लेना तो पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी कैश फ्लो सीरीज की ये रो है। सेकंड रो ये टीवीएम सीरीज की लो है, टीवीएम सीरीज रो, टीवीएम, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टीवीएम मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की रो है ये। उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, जैसे फ्यूचर वैल्यूज हो गई, प्रेजेंट वैल्यूज हो गई, पीएमटी हो गए, पीरियोडिक पेमेंट्स, एन्युटी वगैरह, उन सब का कैलकुलेट हम अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम इस रो से करते हैं उसका। यहाँ पे हमारे ये जो है ये मैथमेटिकल रो है, बाकी सारी की सारी नीचे ये नंबर रोज है, ये मैथमेटिकल रोज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, वन बाय एक्स,
डिवाइड, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेशंस हैं, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना कुछ जोर देने की जरूरत नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। एक स्टोर और रिकॉल फंक्शन है, ये वही फंक्शन है जैसे हम अपने बेसिक कैलकुलेटर में मेमोरी फंक्शन करते हैं। हमें कोई जैसे नंबर है, अब उसको हमें स्टोर पर डालना, मतलब फंक्शन मेमोरी में डालना है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई, अब हमें याद तो रहता नहीं है, हम लिख के तो कैलकुलेशन करते नहीं। हम बेसिक कैलकुलेटर में क्या करते हैं, वही पुराने नंबर्स मेमोरी में डालते रहते हैं और लास्ट में उसको मेमोरी रिकॉल करके ग्रैंड टोटल मान लेते हैं। याद है आपको सबको, वो आता ही है, वो हम शुरू से करते आ रहे हैं। वो यही सेम फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, स्टोर और रिकॉल का। हमें अगर जैसे कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम, अब हम लिखेंगे तो नहीं बार बार उसको कहा मैनुअली, तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करते रहेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में, पुराने नंबर स्टोर करते रहेंगे सारे के सारे। फिर जैसे ही लास्ट हो जाएगा, मतलब जब हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, लास्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसी कुछ सम की, हम सबको रिकॉल करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। रिकॉल ऐड, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, बस इतना ही हमारे लिए रेलिवेंट है पूरे उसमें। एक तो हमारे लिए ये शिफ्ट फंक्शन जो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, कैश फ्लो सीरीज, और ये टाइम वैल्यू ऑफ सीरीज, और ये थोड़े जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैथमेटिकल सिंबल्स, स्क्वायर रूट, स्क्वायर 1/x, y/x, ये थोड़ा हमारे फंक्शन यूज में आने वाले हैं। ठीक है सर। बाकी ये जो सेकंड फंक्शन, ये जो इनके ऊपर लिखे हैं, जैसे आप देखेंगे tan, sin, cos, ट्रिग्नोमेट्री, log, e/ex, है ना, ये हमारे किसी काम के भी नहीं है, किसी काम के नहीं है। देखिए अब जब हम स्टेटिस्टिक्स पढ़ेंगे, वहाँ ये थोड़े बहुत काम में आने वाले हैं, लेकिन उसके अगर आप ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, उनके बिना भी मैं चीज़ें आपको निकाल के दिखाऊंगा। बाकी अगर आप जैसे कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होता है ना, नॉन मैथ्स जिसमें मतलब जिसके पास मैथ्स नहीं थी +2 में, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना। तो इसलिए ही मैं बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ, कि जिसको कुछ भी नहीं आता, मतलब मैथ्स भी नहीं आती। अब जब इस किसी को मैथ्स भी नहीं आती तो फिर वो बेचारा कैसे करे, उसको तो अब पहले उसको लॉग समझो, e/x समझो, इतना नहीं। तो हम बेसिक ही लेके चलेंगे, कि मतलब इसको बेसिक मैथमेटिकल जो बचपन से पढ़ा है हमने, उससे हम चीज़ें निकाल लें, बस उतना हमारे लिए काफ़ी है। तो ये तो हो गया आज का ब्रीफ। ये तो कैलकुलेटर का बस मैंने आपको एक वो बताया है इंटरफेस, कि भैया कैलकुलेटर एक्चुअली ऐसा दिखता है और आपको ये वाला लेके आना है। मार्केट में इससे पुराना वाला वर्जन भी था, उसमें दो तीन चीज़ें नहीं थी, जैसे वो, चलिए मैं आपको आगे ही बताऊंगा, ऐसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो चीज़ें रिपीट ही होंगी, कल ज़बरदस्ती वीडियो लंबी बन जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। मैंने आपको, चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। ऐसे वो इतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अ, अगर आपको देखिए इस कैलकुलेटर में एक डिफ़ॉल्ट मतलब वो सेटिंग होके आती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होके आती है। वो क्या सेटिंग है? देखिए मैंने तो अब उस चीज़ को चेंज कर दिया तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद वो 2 है। हाँ, वो 2 है, मतलब 2 मतलब जब आप ये कैलकुलेटर लेके आते हैं तो इसमें डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो कितने प्लेस तक होती है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, शायद आप ये चीज़ समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ये मैंने लिखा है नंबर 1.52, ठीक है। अब इसकी डेसिमल वैल्यू प्लेस कितनी है, मतलब कितने डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस है, एक और दो, 2 प्लेसेस है। 2 प्लेसेस है, ऐसे आप बढ़ाते रहो, 0 0 0 0, तो ये हो गई एक दो, टोटल ये तो 6 हो गई, है ना। ये टोटल 2 थी, ये टोटल 6 है। अभी 6 प्लेसेस है, ये 2 प्लेसेस है। तो आप जब ये कैलकुलेटर लेके आते हैं तो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी हो ही रहती है वो है 2 प्लेसेस। मतलब आप जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास जब भी कोई डेसिमल में वैल्यू आ जाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बस सिर्फ 2 तक ही देगा, बाकी की देगा ही नहीं। सोचिए आपका कोई आंसर आना चाहिए था, सोचिए आपका 1.52346, ये एक आंसर आना चाहिए था, सोचिए। लेकिन जब आप इस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसमें ये आपको सिर्फ आंसर 1.52 ही देगा। ये जी, ये दे देगा आंसर ही आपको। अब वैसे देखा जाए तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा डेसिमल से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब देखिए जब हम क्वेश्चंस आपको करेंगे, जब मैं आपको करके दिखाऊँगा, वहाँ ये थोड़ा-सा आपको दिक्कत करने लग जाएगा, थोड़ा-सा दिक्कत करने लग जाएगा अप्रॉक्सिमेशन। और क्योंकि हमारा पेपर सीएमए एमसीक्यू बेस्ड है, तो वहाँ पे क्या करते हैं सीएमए एमसीक्यू वाले, ये इतना डिफ़िकल्ट इतना होता नहीं है, जितना इन्होंने बना दिया है। मतलब बच्चों ने मतलब जितना बना दिया है, क्या है ये थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं सीएमए यूएसए वाले, ये क्या कर देते हैं,
ये एमसीक्यू में जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, मतलब सिमिलर कर देते हैं। आप मतलब बेस्ट आपको अल्टरनेटिव उसमें से चूज़ करना पड़ता है। आपको लगेगा ये भी राइट है, ये भी राइट है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन राइट है आपको इतना पता ही नहीं चलेगा। तो वो सारे के सारे आपको लगेंगे सारे ही राइट है ये तो, लेकिन आंसर तो एक ही करना पड़ेगा सर। ये है सारा का सारा मामला। तो यहाँ पे जब आपको बिल्कुल परफेक्ट से परफेक्ट, क्लोज से क्लोज आंसर लाना पड़ता है, तो यहाँ पे अपने को थोड़ी डेसिमल वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ये 2 प्लेसेस तक नहीं चलेगा। देखिए जो सजेस्टेड वैल्यू होती है डेसिमल्स की वो 6 होती है, कि आप एटलीस्ट 6 पे तो रखिए, है ना? हमने भी बचपन में पढ़ा है कि एटलीस्ट 6 डिजिट 6 प्लेस तक डेसिमल्स को लिखना चाहिए स्कूल में। तो जब आप 6 लिखते हैं तो आपको एक नियर टू, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं, नियर टू रियल आंसर आ जाता है आपके पास। ठीक है, 2 से इतना क्लियर आंसर नहीं आएगा, इतना पास नहीं आएगा, नियर टू अप्रोक्सीमेशन ही आएगा। लेकिन 6 से आपको बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर मिलेगा, रियल आंसर मिलेगा। तो मेरी आपसे ये बात मतलब कहना चाहता हूँ, यही एडवाइस है कि जब ये कैलकुलेटर जब आप खरीदेंगे कहीं से भी, ऑनलाइन खरीदें या किसी स्टोर पे जाके खरीदेंगे, किसी भी वैसे बाय द वे स्टेशनरी शॉप पे ये कैलकुलेटर इजीली मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कैलकुलेटर है, बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो जब आप ये कैलकुलेटर खरीद के लाते हैं तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होके आती है ना, हर चीज़ की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, वो फिर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं। वो 2 प्लेसेस तक होके आती है। तो अब मैंने आपको इसका सारा बता दिया कंसेप्ट कि हमें 2 प्लेसेस से काम हमारा नहीं चलने वाला है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा 6 प्लेसेस में या 4 प्लेसेस में। देखिए 4 प्लेसेस भी चलेगा, अगर कोई 4 प्लेसेस या 5 प्लेसेस भी करना चाहता है, वो भी चलेगा, लेकिन मेरा मानना है ये 4 से नीचे मत करिए। ठीक है, ये मेरी एक एडवाइस है आपसे। 4 से नीचे मत करिए, 4, 5, 6 सिर्फ 9 इसकी मैक्सिमम होती है, मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कर सकते हैं भाई साहब, 9, क्योंकि कैलकुलेटर की भी एक स्क्रीन है भाई साहब, उससे ज़्यादा ही आगे दे नहीं सकता। आप देख सकते हैं बहुत इनकी नैरो स्क्रीन है, थोड़ी लिमिटेड है। तो इन्होंने 9 तक दे रखा है कि भाई आप कितने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस लगा सकते हैं आगे, डेसिमल्स में आपको आंसर देगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 में देगा। इतना बड़ा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी नहीं। 4 मैक्सिमम ज़रूरी, 4 बिल्कुल ठीक है, 4 से नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा गड़बड़ कर देगा। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब जब ये आप लेके आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया डिफ़ॉल्ट सेटिंग 2 होती है, तो उसको कैसे चेंज करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज मैं आपको पहले ये सिखा देता हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा, आप नहीं दिख रहा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको साइड में स्क्रीन दिख रही होगी इसकी, जो मैंने आपको बताया, इसका जो स्टिमुलेटर है मेरे पास फ़ोन में, तो उसमें आपको साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, वहाँ पे आपको क्लियर सारा दिख रहा होगा कि मैं कैसे-कैसे ये चीज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखिए अब मैंने आपको बताया, ये देखिए ये फॉर अगर आप इस कैलकुलेटर में सबसे नीचे देखेंगे फॉर्मेट डेसिमल का एक ऑप्शन ये देख रखा है आपने की, तो इसको दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक सिंगल फंक्शन की है। आप इसको दबाएंगे तो पॉइंट्स लग जाएंगे ये तो। अब आप 2 2 लिखेंगे तो 0.222222 आ गया आंसर। अपने को ये नहीं करना, अपने को तो फॉर्मेट चेंज करना है। अब फॉर्मेट इसके ऊपर लिखा है, तो ये तो वही कीबोर्ड वाला ही की हो गया, फंक्शन हो गया। अब हमें जब कीबोर्ड में दो चीजें एक साथ लिखी होती है, हम जब दबाते हैं तो नीचे वाला होता है। सोचिए जैसे टू फंक्शन है, टू नंबर है, हम जब टू दबाते हैं तो टू ही तो लिखता है, क्योंकि वो टू नीचे लिखा होता है। हमेशा नीचे वाला सबसे पहले लिखता है, ऊपर वाले को दबाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है। तो अब इस पे ऊपर फॉर्मेट लिखा है, तो फॉर्मेट वाला हम अपने को ऑप्शन चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज को, इसका फॉर्मेट चेंज करना है हमें। तो क्या करेंगे, सेकंड शिफ्ट दबाएंगे, जो सेकंड फंक्शन है। जैसे ही आप सेकंड दबाएंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड नंबर लिखा आता है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे छोटा कोने पे लिखा आ रहा है। ठीक है, जब आप सेकंड दबाएंगे फिर फॉर्मेट दबाइए। अब देखिए जब मैंने फॉर्मेट दबाया तो क्या हुआ, यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है डीईसी। डीईसी मतलब डेसिमल्स, डीईसी इज इक्वल टू 4। यहाँ भी हम ये क्या बताना चाहता है कि ये जो कैलकुलेटर की अभी जो डेसिमल वैल्यू है वो सेट हो रखी है 4 पे, क्योंकि मैंने ये जो कैलकुलेटर खरीदा था तो इसकी ऑलरेडी डेसिमल प्लेस वैल्यू 2 पे थी, तो मैंने उसको चेंज करके 4 पे कर दी थी। तो मैंने आपको वैसे जैसे बताया कि 4 से नीचे नहीं करना, एटलीस्ट 4 रखें, 5 रखें या 6 रखें, ठीक है, जो भी आपको सेट करनी है। तो ये 4 हो गई है सर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी 4 सेट कर रखी है। तो अब जैसे इसको चेंज करनी है, अब इसको चेंज करनी है, ठीक है, तो आपको क्या दबाना है, इस पर 5 दबाना है। अब जैसे ही मैंने सोचा 5 डेसिमल, तो आप 5 दबा दीजिए, तो और इस पर एंटर मार दीजिए, बस एंटर मार दिए, यहाँ पे एंटर की दे रखी है, आप एंटर दबा दीजिएगा। ठीक है, अब हमको या इस स्क्रीन से क्विट होना है,
हम अब जैसे हमारा यहाँ काम पूरा हो गया, हमने जो डेसिमल वैल्यू सेट करनी थी वो कर दी, और मैक्सिमम मैंने आपको बोला 9 है। अब काम खत्म हो गया। अब बैक टू ओरिजिनल विंडो पे आना है। अब वो कैसे आएंगे, तो यहाँ पे क्विट बटन दे रखा है, देखिए मैंने बोला कंप्यूटेशन है, उसके ऊपर क्विट बटन है। अगर मैं ये वाला बटन दबा दूंगा तो मैंने आपको जैसे बोला लोअर वाला टाइप हो जाएगा, जैसे कीबोर्ड में करते हैं, कंप्यूट दबाएंगे तो कंप्यूट पे क्लिक हो जाएगा, और कंप्यूट तो कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने तो कुछ क्वेश्चन तो डाला नहीं, ना हमने आंसर की मांग की है। तो हमें ऊपर वाला बटन दबाना है। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जाने के लिए क्या करते हैं, सेकंड एंड क्विट। अब हम क्विट दबा देंगे, देखिए हो गया क्विट। अब हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल विंडो आ गई है। अगर आपको चेक करना है कि आपका सच में कैलकुलेटर 5 डेसिमल्स में हो गया या नहीं हो गया, यहाँ ये वैसा आपको एक सैंपल दे देगा, देखिए उस पर लिखा 0 पॉइंट, और आपको जितने भी आगे देगा वो 5 प्लेसेस तक दिखाएगा, ऐसे ऐसे दिखाएगा ये आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से वही चीजें करिए, रिपीट सेकंड फॉर्मेट। आपको यहाँ पे आंसर दिखा रहा है 5, मतलब ये कैलकुलेटर की डेसिमल जो प्लेसेस हैं 5 तक सेट हो चुकी है। तो अभी तो यहाँ हमारा ये काम हो चुका है। अब मैं दबा देता हूँ सेकंड एंड क्विट। ठीक है, मैंने आपको अभी इतना ये सिखा दिया कि कैसे कैलकुलेटर की डेसिमल प्लेस सेट करना आना चाहिए आपको। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि जब आप कैलकुलेटर लेके आएंगे वहाँ पे तो ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये मैं आपको एज अ बोनस चीज़ दिखा रहा हूँ जो हमारे इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है अब, क्योंकि हम जो सीए में यूएस कर रहे हैं, है ना, हम सीए में यूएस कर रहे हैं, तो हमको एक डेट फॉर्मेट पता होना चाहिए। क्या है, क्योंकि अभी सीएमए यूएस कोर्स है, तो सीएमए में जो डेट का फॉर्मेट है, यूएस कोर्स है तो यूएस कोर्स है, तो यहाँ पे हर चीज यूएस के हिसाब से चलेगी, अपनी यूरोप के हिसाब से नहीं चलेगी। देखिए हम जो इंडियन हैं वो हम यूरोप सिस्टम फॉलो करते हैं। हमारी डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, हमारे डेट का फॉर्मेट जो है इंडिया का वो है ये वाला। ये इंडिया का फॉर्मेट है, मतलब इंडिया यूरोपियन फॉर्मेट, दो ही फॉर्मेट्स होते हैं पूरे देश में, वर्ल्ड में, डेट्स को लेके। एक तो होता है अमेरिकन फॉर्मेट, जिसको हम यूएसए फॉर्मेट बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और एक होता है यूरोपियन फॉर्मेट। हम इंडियंस, हमारी इंडिया जो कंट्री है वो यूरोपियन फॉर्मेट फॉलो करती है, जो होती है DDMMYY। ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं, मतलब हम डेज पहले लिखते हैं, फिर मंथ्स लिखते हैं, फिर हम ईयर लिखते हैं। हमारा कंसेप्ट ये है। लेकिन जो यूएस का कंसेप्ट है, यूएस का आपने देखा होगा कि वो मंथ्स पहले लिखते हैं, मतलब MMDDYY है उनका उनका ये हिसाब है, वो मंथ्स पहले लिखते हैं। तो आप जैसे आपने कहीं चीज़ जैसे कभी लैपटॉप्स में देखा होगा आपने, अगर आपका लैपटॉप होता है वहाँ पे, अगर आप उसको जैसे खरीद के लाते हैं कभी, तो कभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जैसे वो होता है, वो यूएस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे होता है कभी कभी। सारे लैपटॉप्स पर नहीं होता, कुछ कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे अगर आप ये चीज़ आपको देखने में मिलेगी कि वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है उनकी, वो यूएसए के हिसाब से होती है। फिर हम उसको ऑलरेडी हम इंडियन पे चेंज करते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, वो जैसे लिख देंगे 12/31/1990। ठीक है, इसका क्या मतलब, वो अब देखिए, अगर इंडियन कोई इंडियन देख लेगा तो वो बेचारा सोचेगा, अरे 12 डेट तो ठीक है, 1990 पे ठीक है, 31वां महीना कौन सा आता है। देखिए तो हाँ, यूरोपियन फॉर्मेट के हिसाब से 31वां तो कुछ होता नहीं, यहाँ हम अपना मंथ्स लिखते हैं, तो 31वां महीना तो कुछ होता नहीं, महीना तो 12 ही होते हैं, तो यहाँ डेट लिखते हैं। वो क्या करते हैं, पहले डेट लिखते हैं, सॉरी, पहले मंथ्स लिखते हैं, फिर वो पहले डेट लिखते हैं। तो उनका ये कंसेप्ट है। एक्चुअली ये चीज़ें हमको बहुत जगह मिलेंगी। मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिकन और यूरोप का ये जो पंगा है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, रियल लाइफ में मिलेगा, एक स्विचेस में मिलेगा। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे नीचे ऑन होता है, ऊपर ऑफ होता है, लेकिन वहाँ पे वो नीचे ऑफ होता है, ऊपर ऑन होता है। तो आपका रियल लाइफ में तो वहाँ चीज़ें दिखेंगी। अपने ये जब मैं आपको सीएमए यूएस कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत जगह आपको मैं ऐसा दिखाऊंगा कि इनकी अकाउंटिंग में, जो इनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका जो है, मैनेजमेंट पॉलिसीज जो इनकी है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा फर्क है यूरोप से। मतलब ये बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। अगर यूरोप ने कुछ ऐसा बोला हमें ऐसा करना है, तो ये उल्टा चलेंगे उसके, मतलब उल्टा इन द सेंस अलग चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो होती हैं पूरे देश में सबकी अपनी अपनी होती हैं। हम जो फॉलो करते हैं वो आईएफआरएस फॉलो करते हैं, मतलब हम आईएफआरएस वैसे टिपिकली फॉलो नहीं करते हैं, उससे हम इन्फ्लुएंस होके फॉलो करते हैं। और हमारे जो स्टैंडर्ड का नाम है इंड एएस है, आपको पता होगा,
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हम वो फॉलो करते हैं। पहले हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते थे, उसको चेंज करके हम अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका नाम हो गया, वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सब देशों का अपना अपना है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर आईएफआरएस फॉलो करती हैं। तो आईएफआरएस मतलब एक अपना ही एक वो यूरोपियन स्टैंडर्ड मतलब टाइप सा है, वो अलग ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अभी मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ, ये मेरा कोई मैं अभी मेरा टॉपिक नहीं है बताने का, इसलिए मैं आपको लग रहा होगा जल्दी जल्दी, मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको एक रेलेवेंसी बता रहा हूँ कि क्या इंडिया सॉरी क्या यूरोप और यूएस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ऐसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी उनके फ़र्क है। जैसे यूएस अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है वो आईएफआरएस फॉलो नहीं करता, वो क्या फॉलो करता है, वो अपना ही करता है, वो यूएस गैप करता है। यूएस गैप और आईएफआरएस के बीच में बहुत बहुत जगह जगह चेंजेस है, बहुत चीज़ों में चेंजेस हैं, वो हम सब पढ़ेंगे पार्ट वन के सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। वहाँ आपका डिटेल वर्जन है यूएस गैप के बारे में, कि जो चीज़ दुनिया में आईएफआरएस मतलब मैं आईएफआरएस लेके चल रहा हूँ कि आईएफआरएस बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसी चीज़ों का ट्रीटमेंट, जैसे वो कहता है कि हम लीफो फॉलो नहीं करेंगे इन्वेंट्री में, लेकिन यूएस गैप वही बोल देगा कि हम लीफो भी फॉलो करेंगे हम, तो उनकी ये धारणा है। तो मतलब अलग अलग है उनके, तो वो यूएस गैप फॉलो करते हैं, वो आईएफआरएस फॉलो नहीं करते, हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। बाकी सारी कंट्री ज़्यादातर आईएफआरएस फॉलो करती हैं। तो मेरा आपको बताने का बस ये था कि यूएस गैप मतलब आई मीन यूएस सबसे अलग चलता है। ठीक है, उनका अपना ही कंसेप्ट है हर चीज़ को लेके, सिर्फ अकाउंट्स में ही, दुनिया में नहीं अकाउंट्स में भी है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था। तो अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने जैसा आपको बोला कि हम सीए में यूएस कोर्स कर रहे हैं, तो अब यूएस से कोर्स है तो फिर यूएस से चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए, क्वेश्चंस भी यूएस से रिलेटेड होंगे। हमारी करेंसी, अब हम अपनी करेंसी में रुपीज़ तो फिट नहीं करेंगे, करेंसी भी डॉलर्स लेके चलेंगे। ठीक है, डॉलर्स भी मतलब यूएस डॉलर को लेके बात होंगी, तो इसमें इसी चीज़ों को रिलेटेड पुट करेंगे। इसमें कोई करेंसी नहीं चाहती है कि आप ऐसे घबराइए मत कि इसमें कोई करेंसी भी आती है, करेंसी का कोई इसमें रोल नहीं है। हम इसमें बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, कैलकुलेटर को आपको यूएसडी फॉर्मेट में सेट करना है। देखिए ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इसको सेट ही करना है। अगर किसी का यूरोपियन में सेट है ऑलरेडी तो वो यूरोपियन ही रहते, लेकिन जो इसकी बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग है, मतलब मैंने आपको बोला ना जब आप कैलकुलेटर लेके आते हैं इसका डेसिमल प्लेस 2 पे सेट रहता है, ऐसी ही इसकी जो क्या कहते हैं उसको डेट सेटिंग है, डेट सेटिंग भी इसकी ऑलरेडी यूएसडी पे सेटिंग है, क्योंकि ये यूएस कैलकुलेटर है, इन्होंने ऑलरेडी यूएस में सेट कर रखा है। लेकिन अगर कोई जैसे एसीसीए कोर्स कर रहा है, एसीसीए कोर्स कर रहा है या किसी लंदन किसी अमेरिका जो भी है फॉरेन कोर्स यूएस के अलावा, वहाँ आपको शायद डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे जैसे क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे डेट्स को रिलेटेड, एन्युटी को रिलेटेड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिलेटेड, वहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ी सी रेलेवेंसी में आ जाती हैं। लेकिन जब हम कर ही सीएमए यूएस रहे हैं तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी डेट की है उसे ही रहने दीजिए, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि उसको चेंज कैसे करते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। वहीं जाना है, वही सेम फंक्शन है, सेकंड दबाना है, फॉर्मेट पे जाना है। ठीक है, ये आ गया। डेसिमल्स पे आपको ये नीचे वाला एरो दिख रहा होगा, इस नीचे वाले एरो को दिखाइए, मतलब नीचे वाले एरो मतलब यहाँ पे और भी फंक्शंस है, नीचे जाके देखिए। तो नीचे हम दबा देते हैं। ठीक है, नीचे हमने दबाया, यहाँ डीईजी आ गया, इसका कोई काम नहीं है हमारा। यहाँ पे यूएस देखिए, फॉर्मेट दिखा दे, क्या फॉर्मेट लिखा है, यूएस 12/31/1990, मतलब ये 12 तारीख, इसका 12 तारीख नहीं है, ये 12 महीना है दिसंबर, और वो 31 तारीख है, और ये 1990। ये ऑलरेडी सेट, ऑलरेडी यूएस पे है, हमको वैसे इसको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको करना है तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, ये सेट फंक्शन दबाना है। अब क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, मैं शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है, और अब ये यूरोप में सेट हो गया। देखिए जी, 31/12/1990 हो गया। अभी अपना यूरोप में सेट हो गया। अब इससे हमें एग्जिट लेना है, हम दबाएंगे सेकेंड क्विट। इस चीज़ को दोबारा चेक कर लेते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, सॉरी सेकेंड फॉर्मेट, ये डेट है ऑलरेडी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे तो यूएस से ही रिलेटेड करना है। तो अब एक बार फिर देख लीजिए, तो सेकंड सेट पे दबाएंगे, फिर इसको हम क्विट करेंगे। ठीक है, अब एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ ओवर होती है। अब हम इसमें अब हम मेन मेन चीज़ों में आ जाते हैं। अभी तो बस मैंने आपको एक बोनस दिया कि भाई कि कैसे कैसे ये चीज़ें करते हैं, ये एक बोनस है।
है ना। ये इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं थी, ये तो बस मैंने आपको एक चीज समझा दी कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, यूएस का ये कंसेप्ट है। अब मैं आपको मेन चीजें बताने वाला हूँ कि इस कैलकुलेटर का जो हमारा एक्चुअल यूज होने वाला है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो हमारे लिए जरूरी है। ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी इतनी नहीं है, बस एक डेसिमल का एक पॉइंट था जो आपको करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। देखिए, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस कैलकुलेटर में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब वो तो फिर बहुत बड़ी क्लास बन जाएंगी और ये हमें ऑलरेडी डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है। इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन पढ़नी है। मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा उसकी। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप देखिए, ग्रेजुएट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, एक बेसिक नॉलेज आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की भी होगी। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो +2 के बाद भी पेपर दे रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। तो बेसिक बेसिक फंडा मैं आपको बस बता रहा हूँ, जो बस इतना ही आपको कैलकुलेटर समझने के लिए बस उतना ही जरूरी है। जब अपने कंटेंट में, मेन कंटेंट पे आएंगे, वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ काम करेंगे। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है इतनी डिटेल में जाने की, जबरदस्ती वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन करा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कि एक मिस्टर एक्स है। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है मिस्टर एक्स। वो क्या करता है, ध्यान से सुनिए। ये मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है, हर साल 5,000 डिपॉजिट कराता है वो। ठीक है, वो हर साल 5,000 डिपॉजिट कराता है, कहीं भी अकाउंट में कराता है, एफडी कराता है, कहीं भी डिपॉजिट कराता है, हर साल 5,000 रुपये डिपॉजिट कराता है वो। लो जी, ठीक है, $5,000। डॉलर लिख देते हैं क्योंकि हम यूएस की बात कर रहे हैं। तो $5,000 वो हर साल जमा कराता है अपने बैंक में। उस कितने साल के लिए, जी, 5 साल के लिए। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये तो हो गया हमारा। अभी वो जमा करा रहा है, तो इसको हम कहते हैं पीएमटी। मैं आता हूँ अभी इस पे कि क्यों मैंने पीएमटी लिखा है। अभी मैं चीज़ें एक्चुअली ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, मिस्टर एक्स है, $5,000 उसने जमा कराए हर साल। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए जी। ये ईयर्स हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, क्या निकालना है, उसको लास्ट में कितना कॉर्पस मिलेगा, मतलब टोटल वैल्यू उसकी कितनी होगी। मतलब 5 साल बाद, अब हर साल जमा कर रहा है, 1 साल जमा कर रहा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक जमा ही करते जा रहा है पैसा, तो लास्ट में कुछ जमा तो होगा। अब 5,000 इंटू 5 करेंगे, 25,000, 50,000 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको 5% का हर साल ब्याज भी तो मिल रहा है। तो लास्ट में उसको कितना फंड मिल जाएगा, जिसको हम कॉर्पस भी बोलते हैं, तो वो कितना होगा, तो इसे हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू है ना, हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, अभी तो हम T0 पे खड़े हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन टाइमलाइन से समझेंगे। ये रहा, T0 पे खड़े हैं जी, T0, T1, T2, T3, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये गलत लिख दिया है, एक्चुअली T1 लिखना था यहाँ पे। ये T5 ही है। ठीक है, T4 3 2 1। ये साल का एंड हो गया ना, क्योंकि वो साल के एंड में जमा करा था। T0 तो मतलब साल का बिगनिंग हो गया। T0 मतलब साल का बिगनिंग, वो बिगनिंग में नहीं जमा करा रहा है, वो साल के एंड में जमा करा रहा है। ठीक है, तो साल के हर साल में एंड में जमा करा रहा है, एक हो गया। अभी ए भी वो 5,000 जमा यहाँ करा रहा है, फिर यहाँ करा रहा है, फिर यहाँ करा रहा है, यहाँ भी करा रहा है, यहाँ भी करा रहा है, तो उसको साल में एंड में कितना पैसा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, हम जब बचपन में ये क्वेश्चंस करते थे अपने 5th 4th में, हम बिना कैलकुलेटर के ये क्वेश्चंस करते थे, क्योंकि हम फॉर्मूला से करते थे। कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करते थे, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करते थे, हम उनसे चीजें यूज करते थे। लेकिन हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि हम पेन पेंसिल से फॉर्मूला बना के ये क्वेश्चन करने लगे। इतना टाइम नहीं है। कैलकुलेटर में ये चीज ऑलरेडी ये दे रखी है। मैंने आपको बताया, ये टीवीएम रो है व्हाइट वाली, पूरी की पूरी टीवीएम रो है।
इससे हम क्वेश्चन निकालेंगे। उसको बताने से पहले आपको ये पीएमटी समझा दूं। पीएमटी का मतलब होता है पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक मतलब हर साल आपको कुछ पेमेंट मिल रही है, एन्युटी बोल सकते हैं हम उसको, हर जगह नहीं, कहीं कुछ कुछ जगह। मतलब पीएमटी मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट आपको हर साल मिलती रहेगी, मतलब हर साल मिल रही है, हर मतलब एक इक्वल उसमें मिलेगी आपको इंटरवल्स पे, जैसे साल मिल गई, हर साल मिल रही है, बाय एनुअली मिल रही है, साल मतलब साल में 2 बार मिल रही है, साल में 3 बार मिल रही है, 4 बार मिल रही है, ऐसे मिल रही है। तो पीएमटी का मतलब ये है, जैसे आप ईएमआई देते हैं, ईएमआई को छोड़िए, आप जैसे रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ाते हैं, हर महीने आपको रेंट आता है, तो हर साल आपको इक्वल 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 मंथली में रेंट आता है। यही पीएमटी है। आपने जैसे सोचे 10,000 रुपये आपको किराया आ रहा है, तो ये जनवरी में भी आएगा, फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा, अप्रैल में भी आएगा, हर साल आपको किराया आता रह रहा है इक्वल 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 इक्वल। तो ये 5,000 है। अभी इक्वल क्यों है? क्योंकि वो हर साल इक्वल इक्वल, देखिए यहाँ भी 5 जमा कर रहा है, फिर दूसरे साल भी कर रहा है, तीसरे भी कर रहा है, चौथे साल भी 5,000, तो ये 5,000 है। तो ये एन्युटी है, ठीक है, इसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात नहीं हो रही है। ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करते हैं इसकी। सिंपल है पीएमटी में, मतलब 5,000 उसने हर साल जमा करा दिए, तो ये तो हो गया हमारा पीएमटी, क्योंकि देखिए ना, हर साल जमा करा रहा है, मतलब ऐसा नहीं एक बारी में जमा करा दिया, हर साल जमा करा रहा है, इक्वल 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 जमा करा रहा है, तो ये पीएमटी है। ये पीएमटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो पीएमटी बन गया। 5 साल उसने बोल दिया, तो नंबर ऑफ द ईयर्स हमारे हो गए 5। कैलकुलेटर इसका जो वैल्यू है, मतलब इसको जैसे हम डिनोट करते हैं जिस लेटर से, एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, मगर हर साल उस पर 5% का ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट को कैलकुलेटर में लिखा जाता है 1/y, मतलब 1/y, मतलब इंटरेस्ट और ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलता है, मतलब पूरे साल में इंटरेस्ट, मतलब पर एनम है ना, एक साल में आपको 5% का ब्याज मिल रहा है, ऐसे एक साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये है इसका कंसेप्ट। और फ्यूचर वैल्यू तो आपको निकालनी है, ये मैंने आपको बोला कैसे निकालें। अब इस कैलकुलेटर से हम कैसे निकालें वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करना है, कुछ नहीं करना। अच्छा, चीज़ करने से पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि कैलकुलेटर को हमेशा क्लियर कर दीजिए, है ना, उसकी मेमोरी को क्लियर कर दीजिए। क्या होता है, कभी आप जैसे पहले कोई काम कर रहे थे इस कैलकुलेटर पे, आपने कोई पुराना इस पे काम करा हुआ है, और वो पुराना काम इसके अंदर फीड होता है। हाँ, अब मैं आपको ये बात बता दूं, इस कैलकुलेटर में जो अब भी आप पुराना काम करते हैं वो ऑलरेडी फीड होता है, जब तक आप उसको डिलीट ना कर दें, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हो सकता है उसके साथ उस टाइम फीड हो, तो आपकी आदत, आप वैसे एक आदत ऐसी डेवलप करिए कि जब आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो टाइम टू टाइम लगे हाथ, साथ साथ उसको डिलीट भी कर दीजिए जब काम हो जाए, है ना, जब काम हो जाए। तो इससे क्या होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो वो आपको बिल्कुल क्लीन मिलेगा। क्या होता है, जो पुरानी वैल्यू होती है तो वो इस न्यू वैल्यू के साथ ओवरराइट हो जाएगी, और ओवरराइट होकर क्या होगा, आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ये पेपर में बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाती है। तो पेपर होने से पहले तो जरूर एक बार सारी मेमोरीज क्लियर करिए। कैलकुलेटर रीसेट भी आपको मैं करना सिखाऊंगा, वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको, तो हाँ, मैं आपको पहले कैलकुलेटर, ये सॉरी, टीवीएम रो हो सकता है मैंने इस पे कोई क्योंकि पुराना काम करा हो, मैं श्योर नहीं मैंने उसको क्लियर करा नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा, सेफ साइड के लिए इसको क्लियर कर देता हूँ टीवीएम रो को। कैसे करेंगे, सेकंड, और यहाँ आपने देखा क्लियर टीवीएम देख रहे होंगे आप, ये देखिए एफ के ऊपर येलो पे से लिखा हुआ है क्लियर टीवीएम, मतलब एक क्लियर जो भी रो है टीवीएम से रिलेटेड उसको हमको डिलीट करना है। कैसे करेंगे, सेकंड दबाएंगे, क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ तो हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, और क्लियर क्लियर टीवीएम पे दबाना पड़ेगा, एफ जो बटन है इस पे दबा दीजिए, ठीक है। ये दबाएंगे और शिफ्ट दबा, ये दबाएंगे शिफ्ट, और ये वाला फंक्शन तो इसके ऊपर वाला बटन क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी आ रहा है इस पे आप छोड़िए, वो ऑलरेडी क्लीन हो रहा है, ठीक है। फिर दबा दीजिए, फिर दबा दीजिए, फिर दबा दीजिए, दबाते रहिए ऐसे 2-3 बार, अपनी सेफ साइड के लिए दबाते रहिए, ठीक है। बस यहाँ पे ये टीवीएम रो अपनी क्लियर हो चुकी है। अब हम अपने आंसर पे आ सकते हैं, ठीक है। आंसर को कैसे करेंगे, स्टाइल कैसा है इसका कैलकुलेट करने का, ऐसा नहीं आप पीएमटी पहले दबाइए फिर 5,000, ऐसा नहीं, पहले आपको नंबर लिखना पड़ेगा। नंबर क्या है, 5,000 है, मतलब $5,000 उसने हर साल जमा करा है, तो ये तो पीएमटी हमारी बन गई। तो पीएमटी पे बस कुछ सिंपल है, पीएमटी पे क्लिक कर देना आपने, वो पीएमटी पे क्लिक करा, 5,000 वैल्यू डाल दी। तो नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या क्या दे रखा है, एन दे रखा है, हाँ जी, 5 साल एन है, एन पे दबा देंगे, एन इज इक्वल टू 5 कर देना। फिर हमारे पास इंटरेस्ट दे रखा है, इसने इंटरेस्ट भी दे रखा है, ये लो 5% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, अब फ्यूचर, अब फ्यूचर, हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, फ्यूचर भी नहीं क्लिक कर सकते हम,
क्योंकि फ्यूचर पे हम क्लिक करेंगे वो तो जीरो दिखाएगा, क्योंकि हमने उस पर कोई इनपुट तो नहीं डाली है, हमें तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। निकालने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्यूट। तो कंप्यूट कैसे करेंगे, ये रहा कंप्यूट बटन, ठीक है, ये कंप्यूट बटन। कंप्यूट बटन जैसे हम दबाएंगे तो कैलकुलेटर को ये इंस्ट्रक्शन चली जाएगी कि भैया जो भी हमने फंक्शन करा है ना उसका हमें कंप्यूटेशन दे दो, आंसर दे दो। और कंप्यूटेशन किस चीज का, फ्यूचर वैल्यू का। तो पहले हमें कंप्यूटेशन दबानी पड़ेगी, ये लो कंप्यूटेशन दबा दी। अब कैलकुलेटर के पास एक इंस्ट्रक्शन आ गया कि कुछ कंप्यूट करना है, लेकिन उसको पता नहीं क्या करना है, तो उसको हम ये बता देता है भैया ये फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करना है। ये लो, ये लो, इसने फ्यूचर वैल्यू हमें कंप्यूट करके दे दी। तो कितनी वैल्यू आ गई, 27,628 रुपये। मतलब फ्यूचर वैल्यू आपकी आ गई है 27,628 रुपीज। मैं अभी डेसिमल्स को इग्नोर करके चल रहा हूँ, वैसे हम इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। मतलब जब आप ये करेंगे, हाँ जी, जब आप ये वैल्यू निकालेंगे, मतलब मेरा मतलब है कि ये जो मिस्टर एक्स है जब ये हर साल 5,000 जमा करता है, सोचिए एफडी है इसकी हर साल, ये हर साल 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 डालता रहता है उसमें, और 5% उसको हर साल ब्याज मिलता है। तो साल के एंड में जब 5वां साल आ जाएगा, जब ये यहाँ खड़ा होगा T5 में, जब बैंक के पास आ जाएगा, बैंक भैया हमारी एफडी का पैसा हमको दे दो, तो वो जब उसको देंगे तो वो कितना पैसा देंगे, वो इसको इतना पैसा देंगे, 27,628 रुपीज। इसमें टोटल इंटरेस्ट कितना है ये आप निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल आपने अब तक कितना जमा करा है, ये 5,000 है, 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 25,000 तो आपने अपनी जेब से उनको दे दिया है। इंटरेस्ट पे आपने कितना कमा लिया, 25,000 आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो 2,628 आपने एज एन इंटरेस्ट कमा लिया। ये था ये क्वेश्चन। इसमें मैं आना आपको एक टीवीएम रो कैसे काम करती है वो निकालना सिखाई। अभी मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसा बोनस आपको करके दिखा रहा हूँ, और चीजें कि पीवी कैसे निकालते हैं, मतलब प्रेजेंट वैल्यू। सोचिए आप अभी, हाँ प्रेजेंट वैल्यू का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, सोचिए आपको ये सब चीजें गिवन है, लेकिन पीएमटी कैसे निकालते हैं। सोचिए आप, उसने बता रखा है कि 5वें साल के एंड में आपको इतना पैसा मिल जाएगा जी, ठीक है, 5% आपका इंटरेस्ट आपको ब्याज में मिलेगा 5 साल तक, ठीक है। लेकिन आपको ये पता करना है कि हर साल आपको कितना देना है उसको, या ये भी छोड़िए पीएमटी, पीवी, मतलब एक बारी में उसको कितना दे देना है, अभी T0 पे खड़े होकर या T1 पे खड़े होकर कितना दे देना है, ये कैलकुलेट, ये कुछ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। इससे ये है कि आपको क्रिस्टल क्लियर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर हम कैश फ्लो पे जाएंगे कि कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, वो मेन चीज है। कैश फ्लो वैसे हम डिटेल सेक्शन ई में पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला पार्ट 2 के, इसका नाम कैपिटल बजटिंग है, वहां पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पे हमको कैश फ्लो के बारे में पढ़ना है, एनपीवी के बारे में पढ़ना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, आईआरआर, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तो बस मैं आपको बेसिक बेसिक कैलकुलेटर को कैसे ऑपरेट करना है बस वही बता रहा हूँ, वही मेरा पर्पस है अभी। एक मिनट, ठीक है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ जो है पीवी का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, मिस्टर हे हैज टू रिसीव 5,000 पर ईयर फॉर 6 ईयर। मतलब मिस्टर ए को 5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं हर साल। तो ये वही पीएमटी वाला केस बन गया कि उसको हर साल 5,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं पहले 6 साल तक उसको रिसीव होगा, मतलब हर साल 6 साल तक उसको हर साल 5,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 6 साल तो हुआ 6। पीएमटी मतलब कुल इंस्टॉलमेंट मिल रही है ना, क्योंकि हर साल उसको पैसा मिल रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हर साल एक एन्युटी बन गई है। तो उसको पैसा मिल रहा है, तो ये तो पीएमटी हो गया, पीरियोडिक पेमेंट है ना, पीरियोडिकली पेमेंट्स मिली जा रही है, मिली जा रही है। कितनी मिल रही है जी, 5,000 रुपये मिल रही है, लिख दीजिए। जो जो होता है ना, अच्छा क्वेश्चन करने का एक स्टाइल ये है, जो क्वेश्चन में मतलब दिया जाए ना, मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन को जब भी कर रहे होते हो ना, कोई भी टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चन हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा पहले लिख लीजिए, हमेशा पहले लिख लो। अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो उससे क्या है, खिचड़ी बन जाएगी, आपको चीजें पता नहीं चलेंगी, आपको बार बार उस चीज को देखने के लिए क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन है तो ऑलरेडी डरा रखा बंदे को, उसको देख के ऑर्डर जाएंगे तो चीजें सारी उड़ जाएंगी। ऑलरेडी पहली चीजें लिख लो, तो डिडक्शन से बस आंसर तक ही तो पहुंचना, पहुंच जाएंगे वो तो, वो हम देख लेंगे। तो अभी मैं देखो मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, 5,000 हमको हर साल मिल रहा है, 6 साल उस पर 6 साल तक मिलेगा उसको,
वो कह रहा है भैया प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, वो हमको पता नहीं है। ठीक है जी, निकाल लेंगे। वो कह रहे हैं कि 12% का इंटरेस्ट है। लो जी, अब मैं सीधा सीधा ये आई बाय वाई लिख रहा हूँ कि आई बाय वाई ही कैलकुलेटर में लिखा जाता है। ये देखिए, आई बाय वाई, मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया, मतलब एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। आई बाय वाई कितना है भैया जी, बता दो। 12%। ठीक है जी, पीवी निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू की बात नहीं बोल रहा वो, फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं जी, अपने को पीवी की बात बोल रहे, पीवी निकालेंगे। वो कह रहा है 5,000 हर साल आपको पेमेंट करते रहेंगे भैया, 6 साल तक आपको ये पैसा मिलेगा, 12% पर एनम के। लेकिन सोचिए, वो बंदा कह रहा है नहीं भाई साहब, वो कह रहा है, अब तो बात सुनिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। वो कह रहा है भाई साहब, आप मुझे हर साल 6 साल तक 5,000 रुपये दे जा रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर साल 6,000 रुपये दे जा रहे हो भाई साहब। एक काम करो भाई साहब, छोड़ो 6 साल, अभी के अभी T0 पे खड़ा हूँ, प्रेजेंट में खड़ा हूँ, अभी के अभी सारा पैसा दे दो। बंदा कह रहा है भाई साहब है, आपको मैं 5,000 दे रहा था हर साल 6 साल तक, हर साल 6 साल तक, 12% के ब्याज पे दे रहा हूँ सर। लेकिन आप कह रहे हो वही सारा का सारा पैसा मैं आपको अभी ना दूं, अभी दे दूं। कैसे दे दूं, कैसे दे दूं भाई साहब, आप ये चीज ठीक होगी बोल नहीं, बताओ। मैं दे सकता हूँ आपको पैसा, जो आपको पैसा 6 साल बाद मिलना था, वो मैं आपको अभी दे दूं T0 पे, प्रेजेंट में 6 साल पहले दे दूं। ये कहना ठीक होगा? नहीं, गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो ब्याज है ना, ये क्या है, इन्फ्लेशन ही तो है, इंटरेस्ट ही तो है। आज जो मैं कमा रहा हूँ, आज जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या वही सेम खर्चा मैं 6 साल बाद भी करूंगा? जो दूध 1 लीटर 70 रुपए का आज हम लेके आते हैं, क्या वो 6 साल बाद भी 70 रुपए का मिलेगा? हो सकता है 100 का मिले, 120 का मिले, अपने को कुछ नहीं पता। तो इन्फ्लेशन रेट जो आज है, वो 6 साल बाद थोड़ी ना होगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए तो हमको दिया जा रहा है। तो ये आज जो, ये तो 6 साल बाद का हमको इन्फ्लेशन कंपनसेट करके दे रहा है, देता रहेगा हर साल, देता रहेगा, देता रहेगा। लेकिन यही पैसा अगर हमें आज ही मिल जाएगा, तो उसका हमको इन्फ्लेशन का पैसा थोड़ी ना देगा वो आज हमें। तो वैल्यू तो सेम नहीं आने वाली, तो वो हम कैसा निकालें, यही पीवी है। पीवी मतलब, सोचिए इन्फ्लेशन हटा के हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी वो पैसा है 6 साल बाद, अगर आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से मिले। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब वो जो पैसा हमको 6 साल बाद मिल रहा है, वो तो 6 साल की इन्फ्लेशन का जोड़ के मिल रहा है। मतलब हर साल का अपना 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 इन्फ्लेशन होगा ना। ईयर 1 का अपना इन्फ्लेशन है, ईयर 2 का कुछ अपना इन्फ्लेशन है, ईयर 3 का अपना इन्फ्लेशन है, ऐसे ईयर 6 तक अपना इन्फ्लेशन है। तो वो जो लास्ट में हमें कॉर्पस मिलेगा ईयर 6 में, उनमें इन 6 सालों का इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यही मैं सोचो सारा का सारा पैसा जो 6 साल में मिल रहा है, अभी ले लूं, वो मैं कैसे लूंगा? तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके मिलेगा मुझे। कैसे? मैं ये मान के चलूंगा कि वो जितना भी पैसा है, वो मैं आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से लूंगा। मतलब आज जो दूध 1 लीटर 70 रुपए के हिसाब से चल रहा है, तो जो आज का रेट का इन्फ्लेशन है, वो ही उस रेट से मैं पैसा आज लूंगा। कैसे करेंगे भाई साहब ये? सिंपल है, कैलकुलेटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले तो फॉर्मूला लगा के करते थे, बड़े बड़े फॉर्मूला। ठीक है, कुछ नहीं करना, 5,000 पीएमटी पे लिख देना। पीएमटी है, 6 साल की एन वैल्यू है, 12% का हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अपने को क्या निकालना है? कंप्यूट पीवी। तो जी कंप्यूट पीवी कर दिया। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अब जो हमको टोटल पैसा मिलेगा साल के, मतलब अभी के अभी जो पैसा हमको मिलना था 6वें साल में, 6th ईयर में। पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ कितनी है इसकी वैल्यू। मैं पॉइंट्स अभी डेसिमल्स को इग्नोर करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये तो हम बस क्वेश्चन इस कंसेप्चुअली बस कंसेप्ट क्वेश्चन है ये तो जो पैसा हमको मिलना था 12 साल, ओ आई एम सॉरी, 6 साल बाद हमको जो पैसा मिलना था, लेकिन वो सोचो हमको अभी दे दिया जाए, तो वो हमको बोलेगा नहीं भैया, मैं आपको 12% पर एनम नहीं दूंगा, मैं तो आपको आज की परसेंट, आज का इन्फ्लेशन के हिसाब से दूंगा। हम मान के चल रहे हैं 6 साल तक जो भी इन्फ्लेशन है, 6 साल तक जो भी इन्फ्लेशन है, वो आज का इन्फ्लेशन है। मतलब आज जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो इन 6 सालों तक चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो हमको जो पैसा मिलेगा आज, तो अगर इन सब सालों में जो, मतलब ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 में जो भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, सेम ही है, तो फिर फर्क क्या पड़ता है? आज मिले पैसा, कल मिले, 1 साल बाद मिले, 6 साल बाद मिले, है ना? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो सेम ही है ना। मेरा मतलब क्या है, अगर वो सारा का सारा पैसा अभी हमें मिल रहा है, तो मान के चलेंगे तो भाई साहब अब आपको मैं पैसा, क्योंकि अगर आपने अभी पैसा ले लिया, तो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से ले रहे हो, तो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से ले रहे हो, तो भाई साहब इतना पैसा हम आपको देंगे, 6559। मतलब इसकी जो वैल्यू है, सोचिए आप 6 साल बाद खड़े हैं ये वाला पैसा लेके, जो आपको मिलना था
फ्यूचर में, उसको अगर आप टाइम मशीन लेके T0 पे आ गए, प्रेजेंट पे आ गए, तो वो पैसा कितना हो जाएगा एकदम से? वो हो जाएगा भाई साहब 6559। मतलब जो पैसा आप 6th ईयर पे आपको मिलना था, रियल पैसा फ्यूचर में ब्याज मिला के, वो आपके पास अभी इतना पड़ा है। वो तो सारा इन्फ्लेशन, 6 सालों का इन्फ्लेशन उसमें जुड़ के। लेकिन सोचिए आप एक साल पीछे 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 आके T0 पे खड़े हो गए, अभी जहां हम खड़े हैं, तो अभी उसमें तो कोई इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ टाइम बीता ही नहीं। टाइम बीता नहीं तो इन्फ्लेशन नहीं बीता, बीता नहीं तो इसमें जुड़ा नहीं है। तो आपको आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा मिलेगा, और वो ये है 6559। तो ये जितना मैंने आपको डिटेल में अभी ऐसा बताया कंसेप्चुअली, मैं कोई नहीं बताता। तो अब मैं आपको आगे क्वेश्चन ही करके बताता हूँ। आई थिंक यहाँ पे गलती हो गई है हमसे। देखिए यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, और चलिए ये हो ही गई। अभी आपको भी मैं समझा देता हूँ मैंने क्या करा था। मेरा आंसर गलत आया, वो 6559 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछला जो अभी आपके सामने हमने जो पिछला क्वेश्चन करा टीवीएम रो पे, वो टीवीएम रो का मैंने जो काम उस पर करा वो मैंने डिलीट नहीं करा। और जब मैंने डिलीट नहीं करा, वो इसके अंदर ऑलरेडी फीडेड था। और जब मैंने अभी न्यू वैल्यूज डाली, वो इसके साथ मिक्स हो गई, उसने ओवर नहीं करा, वो मिक्स हो गई। मिक्स हो गई, इसने कुछ और ही अपना आंसर दे दिया। तो अब मैंने क्या करा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेकेंड फिर सेकंड एफ सेकंड एफ दो तीन बार दबाता हूँ मैं, ताकि श्योर हो जाए चीज़ डिलीट हो गई। ठीक है, ठीक है। तो हम वो चीज़ें मैं जल्दी से एक बार डाल देता हूँ। 5000 हमारा पीएमटी हो गया है, 6 साल का हमारा एन हो गया है, 12% का हमारा 5 हो गया। कंप्यूट पीवी करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर जो आया वो 20,557 रुपये आया। देख आप सकते हैं। तो इसका आंसर एक्चुअली जो है वो है 20,557। क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन अभी डिलीट नहीं करा इस मेमोरी में से, ये गलती। तो ये आपके साथ भी हो सकता है पेपर में। और ये चलिए आज ये चीज़ हो गई वीडियो में, तो आपको भी ये चीज़ पता चल गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर को देखो कहाँ से कहाँ ले गई है, गलत हो जाता बहुत। तो अब ये चीज़ ठीक हो गई, करेक्ट हो गई है। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया। अब बस मैं एक कंसेप्ट आपको ये और समझाऊंगा पीएमटी के बारे में, उसके बाद हम सीधा कैश फ्लोज पे जाएंगे। ठीक है, थोड़े बाद मैं आपको मैथमेटिकल्स भी चीज़ें यूज़ करना सिखाऊंगा, जैसे इसके फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट्स वगैरह, ये आपको आते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस वाला जैसे 1/x वाला, या वाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ एक्स, ये आपको मैं थोड़ा यूज़ करना सिखाऊंगा। जो हमारा कैश फ्लो में काम आने वाला है, कहाँ, सेक्शन ई में, वहाँ पे हमारे बहुत काम में आने वाला है। उस पर आएंगे, 1-2 मिनट में जल्दी से निपट जाएगा। पीएमटी का जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि भैया एक बंदा है, उसको एक इक्वल वो देनी है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। उसने एक लोन लिया। अब हम ऑब्वियसली जब बंदा कोई लोन लेता है, ठीक है, उसकी लोन की पेमेंट तो होती है, मतलब आपको लोन चुकाना पड़ता है जितना आपने लिया है। सोचिए आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो 2 लाख जब आपने ले लिया, तो आपको उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट के साथ आपको उसकी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी देनी पड़ती है। उस इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे देना पड़ता है आपको। अच्छा, ईएमआई का अलग अलग कंसेप्ट है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम एक्चुअली वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में। वहाँ मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा क्या है इसका कंसेप्ट ईएमआई का। तो यहाँ पे क्या है, पीएमटी हमको दे रखी है भाई साहब। पीएमटी हमको निकालनी है, हमको प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू में, इस क्वेश्चन को अभी यहाँ रहने देते हैं। बता रखा है प्रेजेंट वैल्यू में हम बैंक गए। प्रेजेंट मतलब पीवी जब भी बात हो रही है, प्रेजेंट में बात हो रही है, मतलब T0 में बात हो रही है, मतलब अभी की बात हो रही है। अभी में हम अभी याद करें, एक बंदा है प्रेजेंट में, वो अभी बैंक गया। बैंक गया, उसने कहा भाई 2 लाख रुपए का लोन दे दो। बैंक ने कहा ठीक है, 2 लाख रुपए का लोन ले जाओ। दे दिया 2 लाख रुपए का लोन। ठीक है, कितने साल, वो कह रहे हैं कितने साल तक का लोन है, 4 साल तक का लोन है। N=4, मतलब 4 साल बाद आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, लोन की पूरी चुका। ऐसा नहीं है 4 साल बाद ही पूरा चुकाना है। अभी मतलब 4 साल तक इसकी पेमेंट चलेगी, मतलब 4 साल का लोन है, ऐसा बोलिए। मतलब लॉन्ग टर्म लोन है 4 साल का। ठीक है, 4 साल का लोन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर बैंक कितना चार्ज कर रही है, वो है 10%। ठीक है, 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 4 साल की है, 2 लाख, मतलब बैंक गए 2 लाख रुपए का लोन मांगा, 4 साल तक हम आपको पैसा देते रहेंगे, 10% इसका ब्याज है। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, ईएमआई निकाल के दिखा दो, मतलब पीरियोडिक पेमेंट्स निकाल के दिखा दो। हर साल आपको कितनी 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 पेमेंट करनी है, ये दिखा दो। ठीक है,
ईएमआई है क्योंकि लोन लिया तो हर साल अब हर साल पे करेगा ना, 4 साल तक लोन उतारना है इसको, तो वो हर साल इसकी कितनी ईएमआई बनेगी जो उसको देनी है, कितनी होगी, बस वो निकालनी है। ये पीएमटी का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ समझा दूँ, जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू इस कैलकुलेटर में फीड करनी होती है ना, कहीं भी प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको माइनस साइन के साथ इसको फीड करनी होती है। कैसे? कि माइनस साइन में इसलिए क्योंकि ये अज्यूम करता है, मतलब माइनस मतलब प्रेजेंट, ये इसकी टेंडेंसी है इसकी समझने की। माइनस जब हम पुट करते हैं तो ये सोचता है प्रेजेंट में बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट के खर्चे की बात हो रही है। ठीक है, अब जैसे कैश फ्लो में आपको मैं समझाऊंगा, वहां आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा माइनस का कंसेप्ट क्या है, कैश आउटफ्लो समझाते हुए। ठीक है, तो माइनस को ये प्रेजेंट जनरेट करता है एक्चुअली। तो आप जब भी माइनस डालेंगे तो अब देखिए, जब भी 2 लाख रुपए मैंने डाला, ठीक है, 2 लाख रुपए माइनस साइन लगा दीजिएगा यहाँ पे, देखिए दिख रहा है आपको रिसेट से नीचे, उसका दबा दीजिए तो -2 लाख, अब पीवी दबा दीजिए, मतलब पीवी इज इक्वल टू -2 लाख रुपीज हो गया। एन कितना है जी? एन 4 है, एन 4 है जी। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई साहब, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कैलकुलेट हमको क्या करना है, कैलकुलेट हमको क्या करना है, देखिए मैं एक बार फिर से देखिए गड़बड़ कर रहा था, मैंने पिछला टीवीएम डिलीट नहीं करा शायद, अब मैंने कर दिया। तो मैं जल्दी जल्दी वैल्यू डाल देता हूँ। पीवी हो गया हमारा, ये है 4, हमारा एन हो गया, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कंप्यूट में करने वाला पीएमटी, कंप्यूट पे दबाना है। पीएम कितनी वैल्यू आ गई? 63094, मतलब 63,094 रुपीज़ की हमारी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होने वाली है। मतलब हर साल ये बंदा, हर साल बंदा बैंक को कितना पेमेंट करेगा 4 साल तक? 63,094 रुपीज़ की ये पेमेंट करने वाला बंदा। तो 63,094 रुपीज़ की ये बंदा पेमेंट करेगा हर साल बैंक को। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा टीवीएम रो के बारे में बता दिया है, सारा का सारा लॉजिकली बताया, आपको एक एक क्वेश्चन करके बताया मैंने कि कैसे निकाल सकते हैं। बाकी जब हम ये तो बस मैं है, ये खत्म नहीं हो गया है, मतलब आप समझने बैठ गए बस हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये तो बस मैं आपको एक मटेरियल दे रहा हूँ, एक एक प्री रिक्विजिट दे रहा हूँ इस कोर्स को समझने के लिए, इस कैलकुलेटर से फेमिलियर होने के लिए। इस कैलकुलेटर को डर देख के डर मत जाना आप, है ना, उस डर को भगाने के लिए बस मैंने आपको ये 2-3 क्वेश्चंस करा दिए कि आप इस कैलकुलेटर को एक्चुअली यूज तो करो, एटलीस्ट यूज तो करना सीखो, यूज तो करें आप इसको। मेरा फंक्शन ये है एक्चुअली। तो जब हम, लेकिन जब रियल कंटेंट जब हम आएंगे, पेपर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्लास में इतना कैलकुलेटर यूज होने वाला है, तब तो आपके कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाने हैं। ये ना मैं आपको बस ऐसा बोनस वीडियो दे रहा हूँ कि आपको एक पता चले कि भाई हाँ हमें अभी कुछ आता है, सही नहीं है उसमें। ठीक है, हमारा अभी ये काम हो गया, टीवीएम के बारे में मैंने आपको सब बता दिए। अब मैं आपको बस एक कैश फ्लो के बारे में बताने वाला हूँ कि कैश फ्लो भैया क्या चीज़ है। कैश फ्लो पे हमारा वैसे डिटेल डिस्कशन होगा, मैंने आपको अभी बोला सेक्शन ई में, वहाँ हमारा डिटेल डिस्कशन होने वाला है इसको लेके। लेकिन फिर भी मैं आपको बस बता देता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि हमको ये वाली चीज़ नहीं आती कैलकुलेटर में। देखिए कैश फ्लोज क्या होते हैं, मैं एक ब्रीफ है बस एक आपको एक वो बता देता हूँ। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लोज मतलब, देखिए आप जब भी कोई पैसा लगाते हैं, है ना, सोचिए आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस बेस्ट एग्जांपल है इसका। आप एक बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस ऐसे सेटअप तो हो नहीं जाता, क्या करते हैं उसके लिए आप पहले पैसा लगाते हैं उस पर। पैसा सोचिए 5 लाख रुपए लगा दिए एक बिजनेस को सेटअप करने पे। अब ये 5 लाख आप इसलिए लगाते हैं जिसको हम अकाउंट्स की भाषा में कैपिटल भी बोलते हैं। अभी जब आप बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाते हैं, किस इंटेंशन से लगाते हैं? कि वो आपको पैसा कमा के दे, जो भी आपने उस पर पैसा लगाया है वो पैसा तो वापस आया है, जो लागत लगाई है वो तो वापस आया है, क्योंकि अगर वही वापस नहीं आ रहा फिर बिजनेस करने का फायदा नहीं है। वो तो वापस आए, साथ में प्रॉफिट भी आए, क्योंकि अगर प्रॉफिट भी नहीं आ रहा फिर हम बिजनेस करके क्या कर रहे हैं, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। 5 लाख आए भी वही है, 5 लाख वहां भी वही आ गया। 5 लाख रुपए के साथ हमारा प्रॉफिट भी आना चाहिए, तो ये होता है बिजनेस का कंसेप्ट। तो ये जो हमने 5 लाख रुपए लगा दिया, इसको मैनेजमेंट की भाषा में, मतलब अपनी फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं कैश आउटफ्लो, मतलब हमारी जेब से कैश आउटफ्लो हुआ है। अब कैश को आप लिटरल मत पकड़ के बैठ जाना कि ये कैश ही जाएगा हमारी जेब से, बैंक से पेमेंट कर दिया अब उसका क्या, शेयर इशू करके हमने पेमेंट कर दी उसका क्या, उस पर बात नहीं हो रही है हमारी बात, मतलब फील करके समझो ना आप, फील करके समझो, लॉजिकली समझो। लॉजिकली मतलब हमने धंधा सेटअप करा, हाँ, हमने पैसा अपने जेब से लगाया, हाँ, कितना लगाया, उसे ही कैश आउटफ्लो बोलते हैं।
मैंने बिजनेस करा, 5 लाख रुपए लगा दिया, 5 लाख रुपए ने हमारी जेब से तो चला गया ना, जेब से, अब चाहे वो कैसा भी गया, जेब से तो गया, तो उसे ही कैश आउटफ्लो बोलते हैं, मतलब आउट हो गया, उसका जो फ्लो हो रहा है वो आउट हो रहा है। फ्लो से समझो ना, मतलब जो चीज फ्लो हो रही है उसकी, पैसा का अगर आप फ्लो देखें, पैसे का फ्लो किधर हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं। तो जब ये कैश आउटफ्लो होता है, हम इसको माइनस साइन से डोनेट करते हैं, क्योंकि ये चला गया, चला गया मतलब माइनस है, ऐड होगा मतलब हमारी लाइफ में ऐड हो गया तो प्लस होगा। ठीक है, ये मैं आपको बस एक ऐसा याद करने के लिए, मतलब समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूँ, ये कुछ भी लॉजिक आप ऐसा मत समझिए। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो को माइनस साइन से डोनेट कर दिया जाता है इस कैलकुलेटर में। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, फेमिलियर करवा रहा हूँ, ये कैश आउटफ्लो क्या होता है, एनपीवी क्या होता है, कैश इनफ्लोज क्या होते हैं। ठीक है, ये हमें डिटेल डिस्कशन सेक्शन ई में करना है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो कैश आउटफ्लो के बारे में बताया मैंने। अब मैंने क्योंकि आपको बताया, जब आप बिजनेस सेटअप करते हैं उसमें आपने अपना पैसा लगाया, जब पैसा लगाते हैं वो तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया, लेकिन जब बिजनेस सेटअप हो जाता है तो आपको कुछ इनकम भी तो वो जनरेट करके देगा हर साल, या नहीं? हर साल इनकम को क्या जनरेट करके देता है? प्रॉफिट जनरेट करके देता है। मैंने आपको यही बोला, आप जब प्रॉफिट जनरेट करते हैं, प्रॉफिट आपके पास आता है, वो हर साल वो पैसा जो आपके पास प्रॉफिट के नाम पे आ रहा है, वो आपकी क्या है? वो इनकम ही तो है आपकी, इनकम ही तो है आपकी। हर साल आप पैसा बिजनेस करते हैं, आप प्रॉफिट ऑन अकाउंट, अपना पीएनएल अकाउंट हर साल बनाते हैं, उसमें हर साल प्रॉफिट आता है। फर्स्ट ईयर आता है, सेकंड ईयर आता है, थर्ड ईयर आता है, फोर्थ ईयर आता है, फिफ्थ ईयर आता है, हर 5 साल में हमारे पास वो पैसा आता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? हम कैश इनफ्लोज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनफ्लोज हमारी इन हो रही है, मतलब अगर आप पैसे का यहाँ पे इनफ्लो देखेंगे तो यहाँ पे इस बार पैसा बाहर नहीं जा रहा है, इस बार पैसा हमारे पास अंदर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम कैश इनफ्लो से जनरेट करते हैं। ईयर वाइज बोलते हैं इसको, बड़ा सिंपल है। आपके पास हमेशा ये क्वेश्चन में ये चीज दी जाएगी, कभी मिसिंग नहीं होती, कि कैश इनफ्लोज आपको हमेशा दी जाती है, ईयर 1 की दे देता है, ईयर 2 की दे देता है, ईयर 3 की, ईयर 4 की, हमेशा ऐसे वो देता है। हमें कैश आउटफ्लो भी देता है। अब हमें इससे क्या निकालना है? एनपीवी निकालनी है। एनपीवी निकालने से पहले आप पीवी समझ लीजिए। पीवी तो आपको पता ही है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो भी हमको इनफ्लोज फ्यूचर में मिल रही है। देखिए, आपको हर साल, मैंने आपको बोला, आपको इनफ्लोज मिल रही है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हर साल इनफ्लोज मिल रही है, लेकिन वो तो हर साल अपनी इन्फ्लेशन के हिसाब से मिल रही है ना। देखिए, आज जो आपको पैसा मिल रहा है, जरूरी थोड़ी ना वो सेकंड ईयर में भी उतना ही इनकम मिले। क्यों? क्योंकि जो आज इन्फ्लेशन है, वो अगले साल उसका दूसरा इन्फ्लेशन है, वो आपको दूसरा उस साल का इन्फ्लेशन कंपेंसेट करने वाली इनकम आपको मिल रही है। ये ज्यादा एक अच्छा, आपको बॉन्ड जब मैं आपको समझाऊंगा, बॉन्ड्स, वहां पे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मेरा मतलब ये है, हर साल जो आपको इनफ्लो मिल रही है, हर साल जो आप प्रॉफिट कमाते हो, अलग अलग प्रॉफिट कमाते हो, जरूरी थोड़ी ना आप सेम ही प्रॉफिट कमाते हो, है ना? वो आपको हर साल की इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा देता है वो। इस साल जो इन्फ्लेशन चल रहा है, जरूरी थोड़ा ना सेकंड ईयर में भी वही इन्फ्लेशन चल रहा हो, तो जो आप उस साल प्रॉफिट कमाओगे सेकंड ईयर में, वो उस टाइम के हिसाब के इन्फ्लेशन के हिसाब से कमाओगे। लेकिन लेकिन हम ये निकालना चाहते हैं कि सारा का सारा अगर हमें पैसा, सारा का सारा पैसा अगर हमें अभी मिल जाए, मतलब सोचिए, 4 साल तक हमने अपना बिजनेस करा, ठीक है, 4 साल तक हमने बिजनेस करा बस, तो 4 साल में हमको इतनी 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 इन्फ्लोज आई। लेकिन ये इन्फ्लोज में ये सोच रहा हूँ, जब मैंने बिजनेस सेटअप करा, मतलब जब मैं अपनी जेब से खर्चा कर रहा था बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जो कि मैंने बोला 5 लाख है, ये सारी की सारी इन्फ्लोज मुझे अभी के अभी भी मिल जाए, तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा पूरे 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 बिजनेस में मैंने धंधा करते हुए टोटल इतना पैसा कमाया है, और लगाया इतना है, मतलब लगाते हुए इतना गया और आ इतना गया, तो मतलब हमें पता चल जाएगा हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। समझे आप? मतलब अगर वो सारा का सारा पैसा जो आपको फ्यूचर में मिल रहा है, वो आपको अभी के अभी मिल जाए, तो वो आपको आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से देगा ना। ऐसा थोड़ी ना आपको, आप 4 साल के बाद का पैसा वो आपको अभी दे देगा, वही सेम रुपीज, वही उतने ही सेम अमाउंट का। ये तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? जब अभी आप T0 पे खड़े हैं, आपको सारा का सारा अभी पैसा दे देगा, मतलब T0 मतलब अभी एक भी टाइम नहीं बीता, टाइम नहीं बीता तो इन्फ्लेशन की बात भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको उस साल का इन्फ्लेशन का पैसा कैसे मिल सकता है? आपको तो अगर अभी के अभी पैसा चाहिए, तो आपको आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हमें आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से पैसा भी मिल गया, हमें ये भी पता चल गया आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से हम कितना खर्चा कर रहे हैं। तो सोचिए, हमने खर्चा करा 5 लाख, और आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से हमको 4 साल का पैसा अगर हम कैलकुलेट करते हैं आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से, तो हमें पता चल जाएगा हमने 10 लाख रुपए कमा लिए, मतलब कमाया 10 लाख, लगाया 5 लाख, तो 5 लाख का हमारा प्रॉफिट है। इसे ही एनपीवी बोला जाता है, इसको ही एनपीवी बोला जाता है। ठीक है, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी तो हम पीवी पढ़ रहे थे, पीवी पढ़ रहे थे, तो ये बस इस पे एन लगा दिया, नेट मतलब नेट,
नेट वर्ड से ही आपको कोई चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई चीज़ लेस हुई होगी, है ना। हमेशा कोई चीज़ दी जाती है तो ग्रॉस में दी जाती है ना, ग्रॉस वैल्यू होती है उसमें। जब हम कोई चीज़ माइनस करते हैं तो नेट वैल्यू आ जाती है। मतलब नेट दे रखा है, मतलब एनपीवी, मतलब जरूर ही जो हमने पीवी पढ़ा था अपना, पीवी उसमें से जरूर कुछ लेस हुआ होगा, तो हमारे पास एनपीवी आ गई। वो लेस क्या है, वो ये इन्फ्लेशन ही तो है, ये जो मैंने आपको बोला। ये आप सॉरी इन्फ्लेशन कह रहा हूँ मैं आपको, ये आपकी इन्फ्लोज ही तो है, कैश इन्फ्लोज। आप अपनी जो आपकी कैश इनफ्लोज हैं वही तो है। ये पीवी क्या है, पीवी मतलब आपने अब जो अभी पैसा लगाया, मैंने बोला ना पीवी को माइनस साइन में डोनेट करते हैं, माइनस मतलब चला गया, है ना। ये पीवी वो है, अभी आपने T0 पे खड़े होके अपने बिजनेस पे जो पैसा लगाया, हम तो उसको ये बोलते हैं। और ये कैश इनफ्लोज क्या हो गया, आने वाले साल में जो आपको पैसा मिलना था वो अगर मुझे अभी के अभी मिल जाए जब मैं अपना पैसा लगा रहा था। सोचिए, सपोज करिए एक टाइम मशीन है आपके पास, हो सकता है टाइम मशीन है आपके पास। आप टाइम मशीन लेके क्या करा आपने, वो सारा का सारा पैसा जो आपको 4 साल बाद मिल रहा था, आप टाइम मशीन लेके अभी उस टाइम पे आ गए जब आप ये बिजनेस सेटअप कर रहे थे। तो जब आप टाइम मशीन से आ रहे होंगे तो टाइम एडजस्ट होते होते हर साल का इन्फ्लेशन उसमें माइनस हो रहा होगा, और वो आपको वही वैल्यू उस साल के इन्फ्लेशन के हिसाब से निकाल के दे देगा। कि भैया अगर आप ये सोचो, सपोज करो 4 साल बाद नहीं, अगर आप ये कमा रहे होते आज अभी खड़े होकर T0 पे, अगर आप यही सेम कमाई T0 पे खड़े होकर कमाते तो आपको इतना मिलता। तो आपको इतना पता चल गया, अच्छा हमने अब तक बिजनेस में, आज अगर मैं ये बिजनेस में इतनी कमाई कमा करता तो इतने अमाउंट ही करता। ये वो है, तो लगाया इतना, कमाया इतना। अगर ये चीज माइनस में आ जाती है, ऑब्वियसली अगर खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गई तो लॉस है। तो ये इन्वेस्टमेंट लॉस है, इसे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ पॉजिटिव में आ जाती है, मतलब खर्चा कम हुआ, कमाया बिजनेस से ज़्यादा, मतलब ये गुड इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये हमने इसमें गेन करा है या प्रॉफिट करा है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, इसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर है। उसमें बस यही डिसीजन लेना है, पूरा यही हमारा चलता रहेगा कि भैया हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लॉस है तो हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल। प्रॉफिट है तो उस प्रपोजल को हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जीरो आएगा तो वो केस है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है, मतलब आपने जितनी भी, मतलब लागत वापस आ गई, ये सेम मतलब लागत वापस आ गई। ये वो केस है, मतलब आपने 5 लाख रुपए लगाया, उतना ही पैसा आपका वापस आ गया, बस। वो लागत वाला केस है, ठीक है। उसमें फिर हम, अब उसमें हम लेकिन क्या एडवाइस देते हैं, उसमें हम बोलते हैं जरूरी नहीं है आपको ये हमेशा इसको लेके डिसीजन लेना। हम कभी कभी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को भी अपने कंसिडर करते हैं। कैसे है वो हम आप वहाँ उस चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। बहुत सारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे लैंड की अपनी वैल्यू होती है, कोई पॉलिटिकल रीजन होता है, कोई कुछ अपनी आपको आपको कुछ जैसे स्पेशलाइजेशन होती है किसी, आपके पास लैंड का कोई राइट है, कुछ ऐसा है। और नॉन मॉनेटरी वैल्यू की वजह से भी आप उस प्रोजेक्ट पे कंटिन्यू हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉस का कंडीशन है फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना। मैं वहाँ उस केस में बताऊँ ना, जब जीरो कंडीशन है, जब लागत लागत आ रही है, लेकिन अगर कहीं आपको बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे, तो आप उस केस में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बस मैंने आपको एक ब्रीफ इसलिए दिया ताकि आप इस कैलकुलेटर को समझ सको। वैसे तो मुझे ये देना नहीं था, ये मेरा पूरा सेक्शन यहीं पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुझे अभी देना इसलिए पड़ा क्योंकि अगर मैं नहीं देता तो जो भी मैं यहाँ पे कर रहा होता आपके सर से ऊपर चले जाता, तो मुझे देना पड़ा इसके बारे में। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब इस बिजनेस में एक बंदा था, उसने कैश आउटफ्लो कितने का करा, 50,000 रुपये उसने अपने बिजनेस पे लगा दिए। मतलब उसने बिजनेस करा और बिजनेस करने के लिए उसने 50,000 रुपये अपने बिजनेस पे लगा दिए। और उसने हमको दिया कि भाई साहब जब उसने बिजनेस करा ना, 50,000 रुपये लगाए, तो 4 साल तक उसका बिजनेस चला, ठीक है। 4 साल तक हमेशा क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन होगी, आपको देता रहेगा। अगर ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, सपोज करिए क्वेश्चन में कभी हमें कैश आउटफ्लो नहीं दिया गया, हम जीरो सपोज कर लेंगे, हर जगह नहीं, कभी कभी मैं आपको बताऊंगा। तो कैश आउटफ्लो 50,000 है, कैश इनफ्लोस उसने हमको दे रखे है, ये टेबल में बना के दी है हमको, हमेशा जनरली टेबल में बना के दे रहा है। ईयर्स उसने दे रखा है, और सॉरी ईयर्स मुझे यहाँ लिखना था, कैश इनफ्लोस उसकी है, ठीक है। कितनी है भाई, ईयर 1 ये है, ईयर 2 ये है, ईयर 3, ईयर 4। कैश इनफ्लो कितनी है भाई, 10, 20, 10, 5। पहले साल हमने कमा लिया 10,000, ठीक है। दूसरे साल हमको मिला 20,000। देख रहे हो आप, हर साल अलग अलग इन्फ्लोस हो सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सेम ही होगी। तीसरे साल 10,000 रुपये कमा लिए। चौथे साल जो हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस में देखा 5,000, ठीक है। 50,000 रुपये का हमने अपना उस पर लागत लगाई कि हमने 50,000 रुपये बिजनेस पे लगाए,
4 साल तक बिजनेस चला, पहले साल ही हमने 10,000 रुपये कमा लिए, दूसरे साल हमने 20,000 कमाए, तीसरे साल हमने 10,000, पांचवें चौथे साल हमने 5,000 कमाए। अपने को क्या निकालना है कि ये क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल है, मतलब अपने को निकालना है एनपीवी, कि एनपीवी निकालना है भैया, कि हमको ये देखना है मतलब प्रेजेंट, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, मतलब सारा खर्चा निकाल के हमें कितने मिल गए, प्रेजेंट में हमको जो वैल्यू मिल रही है, ये जो भी हमारी कमाई है तो हम फ्यूचर में कमाना है, ईयर 1 2 ईयर 3 ईयर 4, मतलब 4 साल बाद तक, 4 सालों की कमाई है। लेकिन हमें टी जीरो पे, अभी 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 जब हमने 50,000 रुपये लगाए, तभी हमें पता, हमें बताओ कि अगर अभी के अभी हमें ये कमा रहा होता तो मैं कितना कमाता, यही इनकम सोचो मैं अभी के अभी कमा रहा होता, है ना। ये इनकम जो मैंने 1 पे कमाई, 2 पे कमाई, 3 पे कमाई, 4, मैंने ये अब सारी की सारी इनकम सोचो ईयर 0 पे कमाई होती, मतलब अभी के अभी जब मैंने ये पैसा लगाया, अभी कमा रहा होता तो मुझे कितना मिलता। तो यही है वो एनपीवी। ये पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये सारी की सारी जो इनकम आप फ्यूचर में कमा रहे हो, आपको ये अगर अभी के अभी मिल जाए वो क्या होंगी, है ना। इसको इंस्टिंक्ट वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। इंस्टिंक्ट वैल्यू मतलब जो भी फ्यूचर आपकी इन्फ्लोज होती हैं, उसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू अगर आप उनकी निकाल लिए, मतलब वो कैसे निकालेंगे, हर साल का जो भी इन्फ्लेशन होता है वो आप उसमें से माइनस करते रहो। सोचो जो इस साल का इन्फ्लेशन है माइनस कर दोगे, 4 सालों का इन्फ्लेशन जुड़ा होगा ना इसके अंदर, ईयर 1 2 3 4, 4 साल का इन्फ्लेशन है, इसमें 4 साल का इन्फ्लेशन माइनस कर दो, इसमें 3 साल का, इसमें 3 का माइनस, 2 का, 1 का। मैं आपको इसका एक पूरा सेक्शन ही जब होगा हम मैन्युअली करके दिखाऊंगा कि हम इसको मैन्युअली भी बिना फॉर्म, आई मीन बिना कैलकुलेटर की मदद से मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। इसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो सीरीज बोलते हैं, उसको पूरी सीरीज बना के करते हैं। उस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है और हमारे पेपर में भी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल आपको चीज समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं उस टाइम में आपको बताऊंगा वो, ठीक है। अभी ध्यान यहाँ पे है हमारा, हम वो कैसे निकालें, वो कैलकुलेटर से हम करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेटर से, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखाऊं, मैं आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, कैश फ्लो पे जाना है, यहाँ पे कैश फ्लो का बटन दे रखा है, ये रहा कैश फ्लो का, कैश फ्लो का बटन दबा देना है आपको, ये वो बटन है। अब ये भी मैंने आपको बोला ना, जैसे टीवीएम रो को हमेशा डिलीट करना पड़ता है, इसको भी डिलीट करके रखिए। अगर आपने कोई इसमें पुराना काम कर रखा है वो इसको भी फीड कर लेगा, तो यहाँ पे आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे करते हैं, सेकंड क्लियर, क्लियर वर्क, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लियर वर्क, इस पर दबा दीजिए, क्योंकि क्लियर वर्क ऊपर लिखा हो तो दबाने के लिए मुझे शिफ्ट दबाना पड़ा, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, सेकंड क्लियर, सेकंड क्लियर, ठीक है, बस दबा दिया। अब वो कैश फ्लो की जो भी सीरीज थी आपकी वो सब डिलीट हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, कैश फ्लो, अब यहाँ पे सीएफओ दिखा रहा है, मतलब कैश आउटफ्लो, ये कैश आउटफ्लो दिखा रहा है। अब कैश आउटफ्लो में कितनी दे रखी है, 50,000 रुपये, तो यहाँ पे 50,000 रुपये डाल दो जी, 50,000 रुपये डाल दिए, 50,000 डाल दिया। कैसे करेंगे, एंटर दबाएंगे, एंटर दबा दिया, मतलब अभी वैल्यू फीड हो गई है। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे वाला बटन दबाना है, क्यों दिखाता हूँ। अब यहाँ पे वो नीचे बोल रहा है CO1, CO मतलब कैश इनफ्लो 1, मतलब पहले साल की कितनी कैश इनफ्लो है, 1 लाख, आपको 1 दिख रहा होगा आगे लिखा हुआ, उस पर उन्होंने बोला 1 मतलब फर्स्ट ईयर, वो कह रहा है पहले साल कितना कमा लिया, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये डाल दो, एंटर दबा दो, फिर नीचे का बटन दबाओ। अब वो पूछ रहा है F01, मतलब वो पूछ रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, फ्रीक्वेंसी में इसकी अभी हमने 1 ही सेट करी है, मतलब कितने, वो फ्रीक्वेंसी मतलब आपको क्या ये बार बार मिल रहा है, साल में बार बार मिल रहा है, दो दो बार मिल रहा है, नहीं जी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, साल में एक ही बार मिल रहा है। या आपको वो कह रहा है कि हर साल आपको सेम ही मिल रहा है क्या, सोचो ईयर 2 में भी 10 मिलता है, ईयर 3 में भी 10 तो मिल ही रहा है, चौथा भी ईयर, मतलब हर साल 10,000 मिल रहा है, तो हम हर साल क्यों डालेंगे भाई साहब 10,000। वो कह रहा है सीधा फ्रीक्वेंसी 4 डाल दो ना, 4 आपको 4 बार 10,000 मिल रहा है, ऐसा डाल दो। लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक बेसिक चलेंगे, इसको स्किप करते हैं, नीचे जाएंगे। CO2 मतलब दूसरे साल की इनकम पूछ रहा है, दूसरे साल कितना कमा लिया, 20,000, नहीं मैंने गलत लिख दिया, ये इरेजर होता है, 20,000, 20,000 डाल दिए, एंटर दबा के फिर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसको स्किप करेंगे। CO3 तीसरे साल की 10,000 डाल दिया, एंटर, नीचे जाएंगे, इसको स्किप करेंगे फ्रीक्वेंसी को, चौथे साल की 5,000, 5,000 डाल देते हैं, 5,000 डाल दी, एंटर करके ये, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, कंप्यूट निकालनी है एनपीवी। एनपीवी मतलब पीवी नहीं निकालनी, पीवी तो ये होगा कि पीवी क्या हो जाएगा, ये जितनी भी आपको इन्फ्लोज है जो आपको हर साल मिल रही है,
वो अभी के अभी आपको T0 पे मिल जाए, जितनी मैंने आपको बोला ना अभी, जितनी भी आप इन्फ्लोस कमा रहे हो अगर वो आपको अभी के अभी मिल जाए, वो वैल्यू कितनी होगी, वो ही तो पीवी है। लेकिन हमको पीवी नहीं जानना, हमको ये अपना क्या कहते हैं उसको, माइनस करना कैश। मैंने यहाँ इनफ्लो लिखा हुआ है यहाँ गलती से, ये आउटफ्लो एक्चुअली, सॉरी, कैश आउटफ्लो हमेशा माइनस होता है। इनकम में से जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, इनकम में से खर्चे माइनस करते हो तभी तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है ना, तो इनकम में से माइनस करोगे ना, तो ये इनकम है, कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो में से जब आप कैश आउटफ्लो माइनस करते हो तो लॉस प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये हमको पीवी तो हमको ये कैश इनफ्लो से देगा आज की प्रेजेंट में कि हमने कितना कमाया, उसमें से फिर हम जब भी 50,000 रुपये माइनस करेंगे तो एनपीवी आएगा। तो मैं ये आप ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेटर आपको करके देगा। कैसे, कंप्यूट दबाना है और क्या दबाना है, एनपीवी। देखिए देखिए एनपीवी लिखा हुआ है, कंप्यूट क्योंकि हमें निकालना है। अब कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन चलेगी कि कुछ ना कुछ तो निकालना है, तो यहाँ एनपीवी पे दबा दीजिए। अब वो पूछ रहा है, अब जब आप जैसे ही कंप्यूट एनपीवी दबाएंगे, ये आपको आई करके कुछ बोलेगा। आई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमको दिया है, इन क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन में उसने हमको दे रखा है 8% का। 8% का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हर साल मतलब आठ आठ परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब फर्स्ट ईयर में 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिस्काउंट, आप इसको समझ लीजिए इन्फ्लेशन का रेट है, कांस्टेंट चल रहा है। देखिए हर साल ये तो एक क्वेश्चन है, रियल लाइफ में हर साल इन्फ्लेशन रेट बदलता रहता है। इस साल सोचिए अगर 6% तो अगले साल 7 हो सकता है, फिर तीसरे साल 5 हो सकता है, 4%, फिर उसका हम एवरेज लेता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसको हम स्पॉट रेट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट हमें रेट दे रखा है, इसके अलग अलग नाम होते हैं डिस्काउंट के। डिस्काउंट रेट होता है, हर्डल रेट होता है, वैक बोल देगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देगा, कुछ बोल देगा, ठीक है। डिस्का अलग अलग रेट्स होता है, तो इसने हमको बोल दिया 8%, मतलब हर साल 8-8-8-8% का ब्याज है, 8% ब्याज मिलता रहता है। तो हमको पता चल गया मतलब 8% का इन्फ्लेशन है, हर साल 8-8-8% का इन्फ्लेशन हटाना है। अगर हम किसी तरह 8% का इन्फ्लेशन हटा दे, इसमें 4%, 4 साल का 8% का इन्फ्लेशन जुड़ा है वो हटा देंगे, इसमें 3 साल का 8% का इन्फ्लेशन है वो हटा देंगे, इसमें 2 साल का 8% का इन्फ्लेशन है वो हटाएंगे, इसमें बस 1 साल का ही 8% का इन्फ्लेशन है वो हटाएंगे। हम जब मैनुअली करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन ये सारा काम जो मैंने अभी आपको बोला, ये कैलकुलेटर हमको करके दे देगा। और अभी देखिए अभी मैनुअली इसमें कितना टाइम लग जाता और मैनुअल कैलकुलेटर से कितना टाइम लगता, ये आपको कितनी जल्दी करके ये दे रहा है। तो आपको क्या, अब आपको बस यहाँ पे फीड करना है, आई इज इक्वल टू 8%, वही एंटर दबा दीजिए, फीड कर दिए। अब फिर से कंप्यूट बोल दीजिए उसको, भाई अब एनपीवी निकाल के दिखाओ। वो जब अपनी यहाँ, सॉरी मैंने कहा, जब आई 8% डालेंगे तो नीचे एरो दबाना, नीचे जाएंगे वो बोलेगा अब एनपीवी, तो मैं बोलूँगा हाँ यही एनपीवी है। तो अब इसको बोलो कंप्यूट कर दे भाई, कंप्यूट कर, ये देखिए कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 88,019, 88,019, इतना आपको पैसा मिल रहा है। 88,019 मतलब आप देख लीजिए फिर से, अगर आपको ये पैसा अभी प्रेजेंट वैल्यू में मिल जाए तो ये आपको इतना मिल रहा है, मतलब ये सॉरी एनपीवी है, ये एनपीवी है। मतलब एनपीवी मतलब अब आगे ये एनपीवी मतलब आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अभी आपको इतना प्रॉफिट अभी हो रहा है, जब आप ये पैसा अभी कमा लेंगे, जो भी आपको पैसा मिला होगा इसकी जो भी इन फ्यूचर वैल्यू, इसकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी, इसमें से जब हम 50,000 रुपये भी हम माइनस कर देंगे, 50,000 रुपये भी जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 88,000। तो हमको यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ प्रॉफिट प्लस में आ गई है, तो ये हमारा प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, जिसमें हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे अभी प्रॉफिट कर रहे हैं इस केस में, लॉस का कंडीशन नहीं है, हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, अभी हमने इतना करा। आई थिंक यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है। हाँ, वो जो 88,000 आंसर है वो गलत आया है। मैंने क्योंकि आपको पहले ही बोला कि जब भी आप आउटफ्लोज डालते हैं या प्रेजेंट वैल्यूज डालते हैं, हमेशा पीवी मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जो आपको डालनी पड़ती है वो आपको हमेशा माइनस करके डालनी होती है। और जब मैंने कैश फ्लो में जब ये डाला तो मैंने माइनस करके नहीं डाला था, तो मैं फिर डाल देता हूँ। तो कैसे करना होता है आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, आप वही अपना फंडा लेके चलिए, 50,000 रुपये माइनस में लीजिए और कैश फ्लो पे दबा दीजिए, ठीक है। कैश फ्लो तो मैंने दबाया नहीं, तो 50,000 रुपये करिए।
ठीक है, 50,000 रुपये मैंने कैश फ्लो पे डाला, अब एंटर कर दीजिए, अब ये माइनस में आ गया, मैंने पहले माइनस में नहीं डाला था। तभी मैं सोचा देखिए यार खुद अगर कैलकुलेट करें तो 10-20 बनता है, 30-40-45,000 बनता है, तो 88,000 कैसे आ सकता है। और ये तो फ्यूचर में 45 मिल रहा है टोटल, इसको जब आप प्रेजेंट में लेके आएंगे तो और कम बनना चाहिए, पता नहीं कैसे 88,000, तो वो तो गलत आया। तो -50,000, ठीक है। तो इसको हम वो करते थे, तो जल्दी जल्दी इन्फ्लोज डाल देता हूँ। 10,000 पहले साल की, 20,000, 5,000, ठीक है। कंप्यूट अपने को करना है एनपीवी, 8% का ब्याज है, एनपीवी कंप्यूट करते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल मस्त आ गया, कितना आया, -11,980। अब ये माइनस में आंसर आया, मतलब जब आप ये बिजनेस करेंगे, सोचे जो भी आपको इन्फ्लोज मिल रही थी, अब जब ये सारी की सारी चार की चार आपको फिर 30 रुपये अगर मिल जाती हैं, और आप इस अभी उस खर्चे में से भी आप, और वो जो इन्फ्लोज आपको मिले उसमें जब आप ये 50,000 का खर्चा माइनस करते हैं, तो आपको पता है कितना आता है, आपको लॉस हो जाता है 11,980 का। 11,980 का लॉस हो जाता है सर, मतलब आपको 11,980 का लॉस होगा। मतलब ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रॉफिटेबल नहीं है बिल्कुल भी वेंचर, जो भी आप ये सोच रहे हैं करने की। तो आप इसको प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं प्रॉफिटेबल, या तो आप अपनी इन्फ्लोज बढ़ाने की कोशिश करिए, वो हम एनपीवी में पढ़ेंगे, या तो आप अपनी इन्फ्लोज बढ़ाने की कोशिश करिए सर, कि किसी तरह अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी इनकम जब बढ़ेगी, तो जब वो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट होकर आएगी तो भी थोड़ी वो बढ़ के आए, नहीं हो सकती, स्कोप नहीं है बढ़ाने का, तो भाई साहब अपनी लागत को कम करने में, यही यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सर। दोनों कम हो सकती हैं, यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आई मीन दोनों को ठीक करा जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कैसे बढ़ाया जाए वो हम सेक्शन ई में देखेंगे। इसको कैसे घटाया जाए, ये हम पार्ट 1 के सेक्शन सी में देखेंगे, ये पार्ट 2 के सेक्शन ई में देखेंगे, ये पार्ट 1 के सेक्शन सी में देखेंगे, जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं, कि लागत को कैसे कम करा जाए, ये हम वहाँ पढ़ेंगे। तो ये आज मैंने आपको बताया, और आज ये है पूरी कैलकुलेटर के में पूरी डिटेल वीडियो, मैंने आपको सारा बताया कि कैसे कैलकुलेटर का डेसिमल को प्लेस को ठीक करा जाता है, डेट कैसे फॉर्मेट चेंज किया जाता है, टीवीएम रो के बारे में मैंने आपको दो तीन तीन चार क्वेश्चन बता दिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके पीवी का कंसेप्ट बताया, पीपीएमटी के बारे में बताया, कैश फ्लो के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि मैं सेक्शन ई में आपको बताना था, थोड़ा सा आपको बता दिया ताकि कैलकुलेटर से फेमिलियर हो जाए, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। बस अब लास्ट में मैं आपको एक ये चीज़ बता रहा हूँ, अभी एक आईआरआर का फंक्शन है, आईआरआर का फंक्शन मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसको बताने के लिए तो मुझे पूरा आईआरआर कंसेप्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो हम सेक्शन ई में पढ़ेंगे ही, वहीं के वहीं बताऊंगा इसको। बेसिक बेसिक बस मैं इसका एक आपको वो दे देता हूँ, ओवरव्यू। इसमें आईआरआर क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब, अभी मैंने आपको बोला बिजनेस सेटअप करते हो आप अपना कुछ पैसा लगाएंगे, है ना, हर साल आप इन्फ्लोज भी लेंगे, हर साल आपको जब पैसा लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लोज आती रहेंगे आती रहेंगी आते रहेंगे। जब आप उन इन्फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, मैंने आपको बोला, अब आप अपना समझ गए, प्रेजेंट वैल्यू में आप इन्फ्लोज को कन्वर्ट कर देते हैं, कि आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आपको वो पैसा मिल जाता है T0 पे, तो वो जब वो बरा सोचो जब वो मिला तो सोचो हो सकता है वो पैसा का 50,000 रुपये आ जाए, मतलब जितना भी आपने कमाया उसको जब आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, तो वो 50,000 ही अगर आ जाता है, 50,000 ही आ गया, तो आंसर कितना आ गया, एनपीवी तो जीरो हो गया, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लागत रिकवर करना। तो आईआरआर एक वो रेट होता है जिसमें हमें एक ऐसा रेट पता करना होता है कि जिसमें हमारी बस लागत रिकवर्ड हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों कि जब मैनेजमेंट वाले डिसीजंस लेते हैं किसी चीज़ पे, काम कर रहे होते हैं, कोई प्रॉफिट मतलब कोई प्रपोजल पे अपना पैसा लगा रहे होते हैं, तो वो हमेशा आईआरआर ज़रूर निकालते हैं। वो सोचते हैं यार प्रॉफिट तो देखते रहेंगे, प्रॉफिट होता रहेगा, वो कोई बात नहीं है, लॉस नहीं करना, लेकिन प्रॉफिट भी होता रहेगा। लेकिन उनको सबसे पहले डर होता है जो उन्होंने लागत लगाई होती है ना, वो सबसे पहले वापस आ जाए, प्रॉफिट आए ना आए वो फर्क नहीं पड़ता, लागत जो लगाई है एटलीस्ट वो तो वापस आ जानी चाहिए। इसलिए हमेशा जो टॉप प्रायोरिटी होती है वो होती है लागत रिकवर्ड हो जाए, मतलब ब्रेक इवन खेल लें, कि मैंने 50,000 रुपये लगाए, अब क्या इन्फ्लेशन का रेट होना चाहिए, क्या वो इन्फ्लेशन का रेट होगा, क्या वो डिस्काउंटिंग रेट होगा, कि जिससे जब मैं उस रेट से जब मैं अपनी अपनी सारी की सारी इन्फ्लोस में से उस परसेंट का इन्फ्लेशन हटाऊंगा, उस रेट का इन्फ्लेशन हटाऊंगा, तो वो मेरी इक्वली आ जाए इतने की, 50,000 की, मैंने 50,000 ही लगाए थे, 50,000 रुपये ही वापस आ गया, चलो अब हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, ये वो कंडीशन है। इसे ही आईआरआर रेट कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं।
ये मैंने बस आपको भी बहुत शॉर्ट में बता दिया, ऊपर ऊपर से बता दिया, डिटेल तो इसको हमको पढ़ना है सेक्शन ई में। तो वहाँ ये कंप्यूट करके बताएगा, इसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है जो बस अप्रोक्सीमेशन देता है। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है वो, मतलब आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा जो हम अपने, आपने देखा होगा जो हम सी एस सी में जब बच्चे करते हैं सी एस बी, उन वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हाँ वहाँ वो ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं करता, तो हमको फॉर्मूला से ही करके आना पड़ता है, और वहाँ वो मैक्सिमाइजेशन से करता है, आई एम सॉरी, अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। हमारा ये सारा कंसेप्ट पूरा हो गया। अब मैं आपको बस एक ये फंक्शन बताने वाला हूँ, ये 1/x और ये y टू द रेस्ट ऑफ पावर, स्क्वायर रूट ये सब आपको निकालने आते हैं, स्क्वायर्स वगैरह सब चीज़ों के निकालने, ये तो हमारे बेसिक कैलकुलेटर्स में भी हैं ये चीज़ें। ये 1/x क्या होता है? 1/x मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का अगर हमें डिविजन निकालना है जब वो 1 की नीचे होती है, जैसे 1/2 0.5 होता है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन सोचो 8 है, अब 8 का क्या? तो एक्स मतलब एक वेरिएबल है, मतलब आप कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ पुट करेंगे, उस सीधा ये बटन दबा देना, जो आपको उसकी 1/8 करके आपको उसकी वैल्यू दे देगा। तो जो भी है, जैसे मुझे 1/8 निकालने, कैसे निकालने? 8 पे पहले बटन दबाओ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1/x, तो उसको 1/, मतलब हम इसको बोल रहे हैं भाई 1 के नीचे x जो है ना, x x में 8 पुट कर दे, 8 पुट करा, फिर करते हैं 8 है, हम उसको बोल रहे हैं 1/x में 8 पुट कर दे, तो 1/x दबा दिया, तो वो x में अब 8 पुट करके आपको ये वैल्यू दे देगा। तो 1/8 ऐसे करने की जरूरत नहीं है जैसे हम पहले करते आ रहे थे, 1/8 ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट, एक बहुत थोड़ा 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 टाइम भी बचाना ही, हाँ ये चीज़ आपको बड़ी काम आएगी। तो सर 8 पे सीधा क्लिक करेंगे, 0.1250 आ जाएगा। तो ये वो फंक्शन है, इजी फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाई रेस्ट ऑफ द पावर भी सिमिलर ही ऐसा फंक्शन है। देखिए हम अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है, वाई रेस टू द पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ भी अल्फाबेट है, यहाँ भी अल्फाबेट है, मतलब दोनों ही वेरिएबल है, मतलब यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे। जैसे वाई रेस टू द पावर, मतलब यहाँ बेस में सोचो मैंने लिखा हुआ है 2, और पावर में मैंने डाल दिया 4x, मतलब मैंने वाई में जब 2 डाला ऑफ एक्स के रेस टू द पावर 4, मतलब मुझे सीधा सीधा ये है कि मुझे 2 का फोर्थ रूट बता दो, मतलब 2 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, है ना? बड़ा सिंपल है, कैसे आपको इसका करना है मैं बताता हूँ आपको। 2 पहले पुट करिए y रेस टू द पावर ऑफ x में, ठीक है, तो जब आप 2 पुट करते हैं y रेस टू द पावर x में, तो y में तो आपने 2 पुट कर दिया, ठीक है, अब x में क्या पुट करेंगे, ठीक है, जब मतलब मैं आपको बताता हूँ, जब आप 2 लिखते हैं तो ये ऑलरेडी बेस ही होता है, जब भी आप, ये बेस है ऑलरेडी कैलकुलेटर का ही, कि जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, कोई फंक्शन नहीं पुट करते, कोई मैथमेटिकल फंक्शन पुट नहीं करते, ये हमेशा उसे बेस कंसिडर करता है। अब मतलब ऑलरेडी 2 हमने पुट कर दिया, अभी मैंने यहाँ सिर्फ 2 लिख दिया है, ठीक है, देखिए 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो ऑलरेडी इसने y में ये वैल्यू पुट कर दी है, मान के चल रहा है, मतलब y इज इक्वल टू 2 है। जो अब हमें काम करना है, हमने बोलना है भैया हमें x, हमें 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताओ, तो हमने लिख दिया भाई, ये लो y बाई एक्स लिख दो, वो कह रहा है हाँ ठीक है y बाई एक्स, तो ठीक है, x की वैल्यू बताओ जिसका आपको चाहिए पावर, हमने कहा वो 4 है, इक्वल कर दिया, 16 आ गया, मतलब 2 को अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो ये आता है। ऐसे ही मैं फिर करके दिखाता हूँ, सोचिए अगर कोई नंबर है 8, 8, अब मुझे उसका 3 टाइम्स चाहिए, मतलब 8 का 8 रेस टू द पावर ऑफ 3 चाहिए मुझे, वो हम कैसे निकालें इसमें, कैसे निकालें, 8 तो इसने ऑलरेडी पुट कर लिया y में, तो y बाई एक्स दबा के वो कह रहा है x बताओ कितना है, मैंने 3 पुट करा, 5 इज द आंसर। ये है, तो ये कंसेप्ट है, ये बड़ा इजी है, ये तो मैंने आप समझ गए होंगे, परसेंटेजेस वगैरह आपको पता है, बड़ी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको एक्चुअली क्यों समझा रहा था, 1/x y रेस टू द पावर ऑफ x, ये हमारे एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, किधर, एक तो पार्ट 2 के सेक्शन बी में, जब मैं आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस समझाऊंगा, बॉन्ड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड्स का निकालना सिखाऊंगा, वहाँ पे एक तो ये बहुत काम में आएगा, और एक सेक्शन ई में, पार्ट 2 का ही सेक्शन ई जो मैंने आपको बोला, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वहाँ पे जब हम एनपीवी की बातें करेंगे, आईआरआर निकालेंगे, वहाँ पे तो ये धड़ल्ले से यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा। जब आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो सीरीज देखेंगे ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो सीरीज मैन्युअली करने की कोशिश करेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत कम आएगा, जब आप 1 से डिवाइड करने के बोलेंगे बार बार, हाँ, तो वहाँ पे आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है,
कैलकुलेटर से आराम से करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी फॉर्मूलाज में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि आपको पता है उसका जो फॉर्मूला होता है 1+r, ऐसा 1+r करके आप देखिए, ये देखिए, कई जो फॉर्मूला होता है 1+r⁻n, ऐसा फॉर्मूला जो उसका होता है, उसमें जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पुट करते हैं और फिर ये स्क्वायर लगाना होता है, वहाँ आपका y⁻x वाला फॉर्मूला काम आ जाता है। इस पूरे को हम y मान लेते हैं और इसको हम x मान लेते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत फॉर्मूला काम करेगा। हम सीखेंगे पूरा सेक्शन बी में, हमें अच्छी तरह डिटेल में पढ़ना है पार्ट टू के, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ पार्ट टू करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। उससे एक मैथमेटिकली अकाउंटिंग फाइनेंस की एक फाउंडेशन आ जाती है आपके पास, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पार्ट वन में हमारे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पार्ट वन में ले दे के न्यूमेरिकल्स बस सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और थोड़ा सा सेक्शन ए में है, बाकी किसी में नहीं है, बहुत थोड़ा, ठीक है। पार्ट टू में तो भर भर के है। तो आई होप आपको पूरा कैलकुलेटर के बारे में समझ में आया होगा। ये कैलकुलेटर है, फिर से देख लीजिए, बी ए टेक्सास बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको बहुत सेव करने वाला है। मैंने अभी आपको खुद क्वेश्चंस करके दिखाया, और जब आप खुद, अभी मैंने आपको जैसे एक पूरी एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, कैलकुलेटर का पूरा बेस दे दिया, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने किसी भी पुराने, अगर 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, आप अपने हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे, वो निकल जाएंगे। नहीं आते तो कोई नहीं, आप कोई भी अपने पुराने, आप यूट्यूब पे, आप अपने ये गूगल पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, इस पे हाथ साफ करिए, ऑलरेडी आपके, आपको इसमें मास्टरी बन जाएगी। तो मेरी बस आपसे इतना ही है कि आप ये कैलकुलेटर ज़रूर खरीद लीजिए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम अपनी क्लास से स्टार्ट करेंगे, मेन क्लास से, जो है पार्ट टू की, और वो होने वाली है सेक्शन ए, रेशियोज। हम वो करने वाले हैं जिसपे हम आपको, मैं बताने वाला हूँ कि रेशियोज होते क्या हैं, फाइनेंशियल रेशियोज क्या होता है, कितने टाइप के फाइनेंशियल रेशियोज हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, एक एक फॉर्मूला लॉजिकली समझाऊंगा। देखो, जिसने फॉर्मूला बनाया है उसने भी तो सोचा होगा ना, उसको तो कुछ ऊपर से मिला नहीं ना, उसने कहीं रटा, उसने भी तो बनाया है, तो हम भी बनाएंगे, क्लास में बनाएंगे, तो हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास फिर हमारी होगी पार्ट टू की, सेक्शन ए, रेशियोज के ऊपर। तो आज के लिए गुड बाय।